जी, एवरीवन, दुआ नवीद, दुआ सलीम, सुल्तान, ईशा, जहांजेब, सलमान, आपके सामने लिखा हुआ है मामीज, मेट्रियार्क्स एंड अदर कंट्रोलिंग इमेजेस। एनी आइडिया कि मामी का क्या मतलब है, मेट्रियार्क का क्या मतलब है, एंड व्हाट कंट्रोलिंग इमेजेस माइट मीन? दुआ। Matriarch is basically opposite to patriarch, which means the women are the dominant one. कौन सी वाली मेट्रियार्क को कह रही हैं आप कि मेट्रियार्क मीन्स डोमिनेंट वुमन? Yes, miss. ओके, ऑल राइट। और मामी का क्या मतलब है? मैम, आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर है कि माँ में शायद जो चाइल्ड वर्ड यूज करता है मदर्स के लिए। जी, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मामी मीन्स मदरली, लविंग, केयरिंग, राइट? और मेट्रियार्क मीन्स के इट्स ऑपोजिट ऑफ पेट्रियार्क। पेट्रियार्कल फैमिलीज जो हैं वो फादर के नाम से चलती हैं। मेट्रियार्क्स आर द फैमिलीज जिसमें मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू कैन से कि दिस इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ पेट्रियार्क। हमारा ईस्टर्न कल्चर, जो पाकिस्तान का कल्चर है, वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। वेस्टर्न सोसाइटीज आर ऑल्सो पेट्रियार्कल सोसाइटीज, बट देर आर ऑल्सो मेट्रियार्कल कल्चर्स। जो कि एनी एग्जाम्पल्स, कौन से मेट्रियार्क्स हैं? आपको मेट्रियार्क्स मिलेंगे अफ्रीकन कल्चर्स में, अमेरिकन एबोरिजिनल कल्चर में, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल कल्चर में, राइट? सो काफी सारे जो ब्लैक कल्चर्स हैं, या अगर हम स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यू विल फाइंड मेट्रियार्क्स इन अमेरिकन एबोरिजिनल सोसाइटीज फॉर एग्जाम्पल। कंट्रोलिंग इमेज का क्या मतलब समझ में आता है? व्हाट इज अ कंट्रोलिंग इमेज? कंट्रोलिंग इमेज जो है, आप उसको कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा टूल। आपने किसी को नाम दे दिया। पीपल लाइक कॉलिंग अदर्स बाय नेम्स, by certain names, not their original names. For instance, I remember कि हमारे, for instance, हमारे जो सीनियर्स थे when we were students, उन्होंने सबका कोई ना कोई नाम रखा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट का नाम उन्होंने मच्छर रखा हुआ था, किसी स्टूडेंट का नाम उन्होंने साइकिल रखा हुआ था, किसी को वो टिवाना, टिवाना तो रियल नेम है एक्चुअली। सो व्हाट आई मेंट के when people start giving names to people, so those names actually create a kind of control कि आप उसको उस नेम के पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, राइट? तो यू आर सेइंग कि फॉर इंस्टेंस कि जी आप किसी को साइकिल कहना शुरू करते हैं, सो इट्स प्रोबेबली अ पाकिस्तानी वर्ड फॉर जिसको हम टॉम बॉय कहते हैं इन अ वे। सो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस इफ वी, पेट्रिशिया हिल कॉलिंस आर्टिकल है, स्टार्ट में उसने एक कोटेशन दी हुई है बाय टू डियर हैरिस 1982, पेज 4, राइट? यहाँ पे ये आपके सामने लिखा हुआ है। शुरू में लिखा हुआ है कॉल्ड मेट्रियार्क, इमेस्क्यूलेटर एंड हॉट मामा। तो यू वुड नो कि ये सारे जो हैं मेट्रियार्क हैं, इमेस्क्यूलेटर है, हॉट मामा, ये सारे कंट्रोलिंग इमेजेस हैं बिकॉज यू आर कॉलिंग समवन हॉट मामा। इमेस्क्यूलेटर विच मीन्स कि जो वुमन है, शी इज बिग, शी इज पावरफुल, शी हैज गॉट अ मसल, ठीक है? तो जब आप उसको इस किस्म के नाम से, इमेस्क्यूलेटर विच मीन्स दिस इज प्रोबेबली अ टाइटल जिसमें a woman appears more powerful than a man. So you can also say that these controlling images are actually negative images. अगर हॉट मामा के अलावा जो दूसरी कंट्रोलिंग इमेज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स कॉल्ड सिस्टर, प्रिटी बेबी, आंटी, मामी एंड गर्ल। आपको पता है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन यूरोप और अमेरिका,
और किसी स्टोर में एंटर होते हैं तो somebody could call someone गर्ल कह के बात कर सकते हैं. It does not mean कि कोई मेल ही गर्ल कह के बात करेगा. There can be girls calling each other girl, right? और उसके अलावा उसने मेंशन किया unwed mother. That is again a title. Welfare recipient. पाकिस्तान में तो वेलफेयर का सिस्टम नहीं है कि if somebody has children and that somebody is not married, it can be unwed mother or it can be a widow, right? तो लेकिन यहाँ पे unwed mother means somebody who has children but was never married, so has this title of unwed mother, welfare recipient. तो अनवेड मदर है, बच्चों को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो स्टेट या गवर्नमेंट विल सपोर्ट. और गवर्नमेंट जो है वो उनको फूड स्टैम्प्स भी देगी और फूड स्टैम्प्स के अलावा वो उनको क्या कहते हैं प्रोबेबली पे फॉर देयर हेल्थ, डॉक्टर, सब कुछ केयर प्रोवाइड करेगी. सो विच मीन्स कि टैक्स पेयर विल कीप ऑन पेइंग और जो वेलफेयर रिसिपिएंट है वो she will continue receiving the welfare. बगैर काम किए उसको स्टेट से पैसे मिलते रहेंगे अपना काम चलाने के लिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए. In other words, welfare recipient is a burden on society because end of the day it is taxpayers money जिससे सिस्टम चल रहा होता है. उसके बाद it says inner city dweller, inner city consumer कि आपको लगता है कि इनर सिटी में रहने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा कन्वेंशनल होंगे, उनके बच्चे भी ज्यादा होंगे. सो probably you are giving some kind of title of inner city consumer. So all of these titles are actually kind of controlling images. When you call someone unwed mother or welfare recipient, you are closing that person within that image. So America या Western societies के अंदर unwed mother is a controlling image. This gives complete picture of the welfare recipient who is sitting in front of anyone जिसने उसको unwed mother को कोई support provide करनी है या क्या करनी है. And society will know these women by unwed mothers. You can clearly realize कि ये सारी की सारी जो images हैं, these images are about black women या African women, right? कि they are mommies, they are matriarchs, they are unwed mothers, they are welfare recipients, they are inner city dwellers. और कोई उनमें से hot mama है तो कोई emasculator है. Somebody is a sister and the other one is a pretty baby, right? तो basically ये जितने भी titles थे, these are the titles created for black women of different age groups. So instantly, if you look at all of these titles, Mami, Matriarch, Sister, Hot Mama, etc., you would know कि ये जितने भी titles हैं, they are connected with some sort of oppression. जो Patricia Hill Collins के मुताबिक या Truvier Harris जो first quote के नीचे नाम लिखा हुआ है कि if you are calling someone hot mama, this title is created, this title intends to oppress the black woman. Because अगर आप किसी को मामी भी कह रहे हैं तो this mami is probably serving a white family, और white family के अंदर जो black maid है उस black maid के लिए ये title create हुआ मामी का. So white children will be calling this black woman or home worker जो घर पे आएगी, बेबी सिट करेगी, white family के बच्चों को बेबी सिट करेगी, उनको फीड करेगी, उनको फूड प्रोवाइड करेगी, right? सब कुछ करेगी. She would do everything for her for the children of the white family, right? Because she is their employee as mommy. So white children जो हैं उनके घर में in the house of a white family, she will be known as mommy. So naturally, as an employee, mommy will be caring and loving children of the employer, white employer.
सो आपको पेट्रिशिया हिल कॉलिंस कह रही है कि ये जितने भी टाइटल्स हैं दे रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ रेस, क्लास, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, राइट? रिमेंबर दिस मामी इज अ ब्लैक मदर, but she is not mothering her own children. She's mothering children of the white family. So when you start taking care of children of others, what happens to your own children? क्या होगा? Any idea, Dua? Dua, Isha, Gulbadeen, Hamza. Ma'am, they'll go unattended. They won't get the love and care. मैम वो आपका क्वेश्चन फिर से काइंडली रिपीट करते, वो आपकी आवाज कट गई। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था और जहांजेब ने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया कि when somebody is working in a house, when if I have a maid in my house, तो वो मेड मेरे घर में जितनी देर काम कर रही होगी उतनी देर में उसके अपने बच्चे अनअटेंडेड होंगे ना। सो यस मैम। राइट, तो बात मैं सिर्फ ये कर रही थी कि मामी, बज़ाहिर इट साउंड्स लाइक कि मामी मीन्स somebody who is very loving and caring, but that love and care is for the children of the employer, right? In this case white family, ठीक है? तो वो आपसे ये कह रहा है कि मामी का जो है it also represents oppression of race, class, gender and sexuality, क्योंकि मामी is a worker, तो वर्कर है तो ब्लैक वुमन है तो रेस आपको नजर आ गई। शी इज वर्किंग इन अ वाइट फैमिलीज हाउस, तो आपको क्लास भी नजर आ गई बिकॉज शी इज द एम्प्लॉई एंड वाइट फैमिली इज द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉइंग फैमिली। तो नेचुरली क्लास डिफरेंस आपको नजर आ गई कि जो मुलाजमा है उसमें ब्लैक वुमन में और वाइट फैमिली में क्लास डिफरेंस है। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, तो ये तमाम चीजें जितने भी टाइटल्स आपको ऊपर नजर आ रहे थे, इन तमाम टाइटल्स का ताल्लुक किसी ना किसी तरह सेक्सुअलिटी से है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कॉलिंग समवन मामी, शी इज probably producing a lot of children herself, though she is not attending her own children. If you're calling somebody matriarch, this matriarch is apparently more powerful because patriarchal का opposite है, right? तो जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेट्रियार्क इज अ नेगेटिव टाइटल, और वाइट फैमिलीज जो हैं या वाइट सोसाइटीज ने तो इस चीज को बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज किया कि इनके यहाँ तो औरतें रन करती हैं, दे आर मेट्रियार्क। सो मेट्रियार्क जो है वो साइन ऑफ पावर के बजाय साइन ऑफ वीकनेस बन गया, बिकॉज पेट्रियार्क ने उसको नेगेटिव बना दिया कि औरतें रन करती हैं। सो matriarch became an inferior culture, okay? उसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे उसने कहा कि all these titles are intersecting oppression of race, class, gender and sexuality, और इन तमाम टाइटल्स के पीछे there is powerful ideological justification for existence। तो जब तक वाइट फैमिली मामी को अपने आप से इंफीरियर नहीं करेगी या पेट्रियार्क मेट्रियार्क को वीक या इंफीरियर नहीं कहेगा, तो पेट्रियार्क की अपनी एग्जिस्टेंस कैसे असर्टन होगी? तो बिटवीन पावरफुल एंड ऑप्रेस्ड, जो पावरफुल है उसकी अपनी पावर के लिए बड़ा जरूरी है कि दूसरा बंदा ऑप्रेस्ड रहे, राइट? उसी से उसकी पावर डिटरमिन होती है। तो बेसिकली व्हाट पेट्रिशिया हिल कॉलिंस इज सेइंग कि ये जो आइडियोलॉजी ऑफ पावर है, एंड इट इज जस्टिफिकेशन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पावर, कि वो मामी या मेट्रियार्क या कोई और कंट्रोलिंग इमेज क्रिएट कर देगी। सो कंट्रोलिंग इमेजेस आर क्रिएटेड टू मेक वन कल्चर लुक मोर पावरफुल, ठीक है? और फिर इट सेज के ये जितने भी टाइटल्स हैं कि उसने कहा कि black women have been assaulted with a variety of negative images,
and the status quo has been maintained. तो जितने भी ये वर्ड्स हैं या कंट्रोलिंग वर्ड्स हैं, they create a fabric of inequality. क्योंकि पावर इक्वेशन क्रिएट हो जाती है ना, तो मेट्रियार्क को अगर पेट्रियार्क इंफीरियर कह रहा है, तो विद इन द इक्वेशन ऑफ पावर पेट्रियार्क वुड डिक्लेयर मेट्रियार्क्स कल्चर एज इंफीरियर कल्चर. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर स्टीरियोटाइप्स जिससे ब्लैक वुमेन का ऑपरेशन क्रिएट किया गया. यहाँ पे वो शुरू में एक और चीज भी कहती है, आप यहाँ पे पहली लाइन में देखेंगे तो वो ये कह रही है कि ब्लैक वुमेन has had to admit that while nobody knew the trouble she saw, everybody, his brother, his dog, felt qualified to explain her even to herself. कि अगर for instance simplest example ये है कि what she's saying कि भाई से लेके घर के कुत्ते तक हर बंदा would try telling the woman what to do and what not to do. For example, कि you would know कि लड़कियां ये नहीं करती. So what she's saying, Trudeau Harris जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, वो simply ये कह रहा है कि चाहे it is the brother, everybody, brother, father, neighbor, and even the dog, जो कि he tries to tell the woman कि you can't do this or you can't do that. So basically उसने कहा कि ये तमाम stereotypes और controlling image, this was a bit more, ज़्यादा aggressive था कि उसने कह दिया कि जी डॉग भी बताता है कि रात 3 बजे यू आर नॉट गोइंग आउट, राइट. तो एज अ पार्ट ऑफ उसने कहा कि ये तमाम चीजें जो स्टीरियोटाइप्स हैं, दे गिव ब्लैक वुमनहुड वन स्पेशल मीनिंग, जिसमें अथॉरिटी नजर आती है व्हेन यू क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स और टाइटल्स. These stereotypes actually show the instrument of power. कि elite group जो है, elite group is exercising its power when it calls a particular black woman mommy, जो कि white family के घर में काम कर रही है, right? So elite group has power when it says कि ये तो matriarchs हैं, इनका तो culture ही matriarchs का है and the culture is inferior. So you would see कि ये जो power equation है, it serves as a disguise, because within this disguise mystification of objective social relations nazar aati hai, right? So if patriarch is calling in matriarch inferior, so you would know कि social relation किस तरह से develop हो रहा है between black and white culture, and within those social relations racism, sexism, poverty आपको नजर आना शुरू हो जाती है. For example, I said कि अगर if mommy is working for a white family, so it apparently shows कि mommy is the poor woman who is ignoring her children and working for the white family, right? Concept समझ में आया आपको मामी का? Yes, ma'am. Right. So do you agree with it कि mommy is a poor woman who is ignoring her own children and looking after the children of the white family? Yes, ma'am. All right. So it says कि African American women. So you can see कि Patricia Hill Collins actually is criticizing the status of African American women when she is writing this article. तो जितनी भी controlling images हैं, these are images of African American women. And she says कि ये तमाम images, welfare woman, matriarch, mommy, hot mama, ये तमाम images जो हैं, they have been normalized because people don't think कि जी अगर किसी को hot baby, hot mama कहा या pretty baby कहा, तो people think it's a compliment. लेकिन at the same time she's saying it's not as simple as a compliment. These stereotypes जो हैं, they look like normal within the society, लेकिन each stereotype has an oppressive meaning within it, right? Or these are from the point of view of the subordinate group and the dominating group.
she says ke it will not kill people to hear the truth, but they don't like it and they would much rather hear it from one of their own than from a stranger. जब आप किसी को ब्लैक इनर सिटी रेजिडेंट कहेंगे इन अमेरिका, तो वो ये कह रही है कि ब्लैक इनर सिटी रेजिडेंट जो है वो स्ट्रेंजर के बजाय स्ट्रेंजर से सुनना उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन स्टीरियोटाइप्स बिकम सो पॉपुलर कि कोई स्ट्रेंजर जो है वो भी उनको उसी स्टीरियोटाइप से ही बुलाएगा, राइट? Others of society who can never really belong, strangers threaten the moral and social order. तो जिसका मतलब ये है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट सिंपली मीन्स के वाइट मैन ने जो सोशल ऑर्डर क्रिएट किया है, विद इन दैट सोशल ऑर्डर जो मेट्रियार्क का टाइटल है या मामी का टाइटल है, इट इज थ्रेटनिंग फॉर द वाइट सोसाइटी. तो बिकॉज ये सारे टाइटल्स आपको ये बता रहे हैं कि हु इज द अदर. सो वाइट इज द नॉर्मल सोसाइटी, and within that normal white society, calling them matriarch or inner city dweller is pretty normal. और उसमें वो आपको बता रहे हैं कि आपको you have to look at them within the meaning of these titles या within the meaning of these stereotypes. और ये जो मीनिंग है उसमें आपकी एलीट या सबऑर्डिनेट पोजीशन एस्टेब्लिश कर देगा. एंड it says कि आप उनको internalize करेंगे and you would perform accordingly. So which means कि negative stereotype is also normalized because both sides are actually accepting the stereotype, right? So basically ये जो stereotypes हैं, these stereotypes tell you about white-black relationship, जो binaries हैं, male-female relationship, reason and emotion, culture and nature, fact and opinion. के fact जो है वो शायद ये होगा कि matriarch is a strong woman who can support her family. She is not dependent on somebody or some male to support her family. Fact ये होगा. Opinion ये होगी, oh, they are matriarchs, they are inferior. So nobody would actually see कि matriarch is supporting her family more than any other male. ठीक है? तो simply जिस तरह mind body subject object relationship है, तो these stereotypes will actually determine the mind body and subject object relationship. Any comments so far? All right. इसके आगे वो ये कह रही है कि when you create these stereotypes or titles or controlling images, you are actually objectifying the other. Objectifying means कि you are staring at the other as an object. और वो object जो है can be mommy or a matriarch or hot mama. So you are objectifying the other. In binary thinking, one element is objectified as the other and is viewed as an object to be manipulated and controlled. तो जैसे ही आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, मेल फीमेल को या ब्लैक एंड वाइट के बीच में, वाइट विल ऑब्जेक्टिफाई ब्लैक, तो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेमिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ द स्टीरियोटाइप इज कंट्रोलिंग द अदर, मैनिपुलेटिंग द अदर. तो वो ये कह रही है कि ये तमाम स्टीरियोटाइप्स को क्रिएट ही इसलिए किया जाता है. Inner city dweller is a stereotype that will help you control that inner city dweller, right? You should realize that Patricia Hill Collins is also using the Marxist assessment. Because Marx was the first one who was talking about the difference between the superior and the inferior. For instance, उसने कहा कि there is a lot of difference between the elite and the factory worker. क्योंकि if elite owns the factory, तो worker works for him. तो elite और inferior का difference आ गया ना. तो उसी तरह वो ये कह रही है कि ये भी जो stereotypes create हुए, मामी, matriarch, welfare mom, इसमें भी superior और inferior determine हो गया
डिफरेंस डिटरमिन हो गई, एंड दैट difference will help you control the other. So everything in the end goes in this direction के other को कैसे control करना है. She says कि जी women जो हैं उनको हमेशा किसी ना किसी टाइटल के तौर पे ऑब्जेक्टिफाई कर लिया जाता है, which actually reflects the subjectivity of the other. जब आप एक ऑब्जेक्ट होगा तो दूसरा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट would be the one who is controlling the other, right? और जिसमें रियलिटी होना जरूरी नहीं होता. It doesn't mean कि white is superior और जो मैनिपुलेट कर रहा है वो सुपीरियर है. रियलिटी ये नहीं होती, लेकिन पावर रिलेशंस में इट बिकम्स द रियलिटी के वाइट वुड स्टार्ट रूलिंग द ब्लैक. सो वंस रियलिटी इज डिफाइंड बाय अदर्स, यानी मामी की जो रियलिटी है वो वाइट डिस्क्राइब कर रहा है. लविंग मॉम हु लुक्स आफ्टर वाइट मैन्स फैमिली एंड इग्नोर्स हर ओन चिल्ड्रन, तो उसके अपने बच्चे तो सड़क पे आवारा फिरेंगे. वी वुड नो के ब्लैक कल्चर्स के जो ब्लैक पीपल के बच्चे हैं उनको अक्सर एग्रेसिव कहा जाता है. एंड पीपल लिविंग इन वेस्टर्न सोसाइटीज हैव अ टेंडेंसी कि जी मुझे उस ब्लैक एरिया में घर नहीं लेना क्योंकि वहां पे तो क्राइम बहुत होगा, ड्रग्स बहुत होंगे, राइट? इट मीन्स कि आपने ब्लैक के लिए एक और कंट्रोलिंग इमेज क्रिएट कर दी कि जहाँ पे ब्लैक पीपल रह रहे होंगे वहां पे क्राइम रेट ज्यादा होगा और वहां पे और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी. सो दैट इज अनदर कंट्रोलिंग इमेज. सो पीपल वुड लुक फॉर अदर सेफर प्लेसेस. सो ब्लैक इज ऑब्जेक्टिफाइड अगेन. ठीक है, जब when people start looking for safer places तो इसका मतलब है कि ब्लैक इज ऑब्जेक्टिफाइड एज डेंजरस. ठीक है, और फिर उसने कहा कि ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फैमिलीज के लिए एक और जो क्रिएट किया गया स्टीरियोटाइप, दैट वाज ब्रीडर, विच मीन्स कि इनके बच्चे बहुत होते हैं. So in old days when they were slaves, ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब होता था ज्यादा slaves. Do you agree or do you disagree? Isha and Gulbadeen, do you agree or disagree? कि when black people were slaves, ज्यादा बच्चे पैदा करने का मतलब था giving birth to more and more slaves. Yes, no, Hamza, Hassan Irfan. Agree, ma'am. Yes, ma'am. Do you agree or do you not agree? I agree, with ma'am. you. राइट. सो यू वुड नो कि फिर ब्लैक वुमन के साथ एक और टाइटल लग गया ना, ब्रीडर. जिस तरह लोगों के जब फार्म हाउसेस होते हैं, फॉर इंस्टेंस चिकन पोल्ट्री फार्म, चिकन पोल्ट्री फार्म नहीं होगा तो शीप्स, गोट्स, काउस, सम अदर काइंड ऑफ फार्म जिसमें आपने बहुत सारे एनिमल्स रखे हैं एंड यू आर ब्रीडिंग देम टू यू नो टू हैव मोर chicken or more goats or more whatever. इसका मतलब ये है कि black woman also becomes a breeder. Breeder image हो गई कि black women were used to produce more and more children. जबकि white families में बहुत पहले कम children का status आ गया था, right? But black being slaves were forced to produce more and more children because that increased the number of assets of a white family. तो ब्रीडर वुमन का जो था कॉन्सेप्ट वो भी इनके साथ एसोसिएट किया गया. सो इट वुड डिटरमिन सुपीरियरिटी एंड इंफीरियरिटी विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम, राइट?
ब्लैक स्लेव ने ज्यादा ब्लैक बच्चे प्रोड्यूस किए, तो यू वुड नो के पॉलिटिकल इकोनॉमी, इट्स पॉलिटिक्स and economic simultaneously, right? Superiority and inferiority, political economies के अंदर race, gender and class oppression और strong हो गया, because you are forcing black women to produce more and more children. So it says that African American women occupy a position whereby the inferior half of a series of these binaries, binary यही है ना, male, female, white, black, पेट्रियार्क, मेट्रियार्क, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो बाइनरी है इसके अंदर अफ्रीकन अमेरिकन वुमन की पोजीशन और इंफीरियर हो गई विद इन द बाइनरी. ऑन टॉप ऑफ इट दे वर कंसिडर्ड इमोशनल पैशनेट नेचर ऑफ ब्लैक वुमन जो है, इट हैज बीन यूज्ड टू जस्टिफाई हर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, दैट ब्लैक वुमेन आर इमोशनल एंड पैशनेट. तो उसको उन्होंने फर्दर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज किया. African American women were inferior, a side of the fact opinion binary. ठीक है, तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को के लिए जब यूज किया तो उसके लविंग और पैशनेट नेचर को फैक्ट और ओपिनियन में डिवाइड कर दिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएट करेंगे कि विद इन दैट के मामी की इमेज जो है उसको अगर आप इमोशनल और पैशनेट में करेंगे तो इमोशनल और पैशनेट जो है यू नो के लॉजिकल का ऑपोजिट है, राइट? तो इट मीन्स के शी इज नॉट वेरी लॉजिकल, और बाकी सारी चीजों में भी उसका जो पैशनेट नेचर है उसको उसकी सेक्सुअलिटी के साथ टाई अप कर दिया, तो दैट वुड ऑल्सो हेल्प इन सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वुमन. So basically she is saying कि उसको inferior भी create किया और उसके passionate nature के around further sexual images या दूसरी images create कर दी जिस that became more powerful in determining the relations of inequality, right? Then it says कि अगर आप इसको इस पूरे को ऑब्जेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू वुड नो कि दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन एक्चुअली हेल्प्ड इन कंट्रोलिंग द अदर, राइट? कि जैसे ही आप उसको कोई भी टाइटल देंगे तो इट विल हेल्प यू कंट्रोल द अदर. मामी के लिए उन्होंने ब्लैक वुमेन इमर्ज फ्रॉम स्लेवरी, ठीक है, फर्मली enshrined in the consciousness of America's mommy as the bad black woman. Why is mommy a bad black woman? वो मैंने आपको already explain कर दिया, because these women are these are subordinate women who are looking after children of white families. So this black woman is actually inferior to that white woman in the house जिसके घर में ये काम कर रही है, राइट? तो मामी का जो कॉन्सेप्ट है या जॉब है दैट कंटिन्यूज फ्रॉम द डेज ऑफ स्लेवरी, क्योंकि व्हेन दे वर स्लेव्स दे वर लुकिंग आफ्टर फैमिलीज ऑफ वाइट चिल्ड्रन ऑफ वाइट फैमिलीज, और जब स्लेवरी खत्म हो गई तब भी दे कंटिन्यूड वर्किंग एट वाइट पीपल्स हाउसेस एज सबऑर्डिनेट, नॉट एज स्लेव बट सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज, राइट? तो उन्होंने कहा कि मामी इज द बैड ब्लैक वुमन, जो कि उसका ट्रेडिशनल फैमिली आइडियल के अंदर, ट्रू वुमनहुड के अंदर, ठीक है, उसके अंदर फिर आप इसको किस तरीके से देखेंगे? वो शी सेज के विमेन आर four cardinal virtues are associated with women. जब हम good women की बात करते हैं, we are talking about for instance piety, purity, submissive and domesticity. So you would instantly know कि we are talking about cardinal virtues के जो good women हैं, they should be pure, submissive, domesticated,
राइट उसने कहा पाइटी, प्योरिटी, सबमिसिवनेस एंड डोमेस्टिसिटी। सो ये तमाम चीजें उन्होंने कहा कि व्हाइट वुमेन हैव दीज वर्च्यूज एंड बैड mommy, bad black mommy does not have these virtues. She does not have piety, purity, submissiveness and domesticity. ठीक है, तो उसने कहा कि ये तमाम चीजें कल्ट ऑफ विमेनहुड में जो चीजें औरतों को कहा जाता है कि सबमिसिव वुमन इज गुड, प्योरिटी इज गुड, तो ये तमाम चीजें जो हैं ब्लैक विमेन डू नॉट हैव एनी ऑफ दीज क्वालिटीज. सो विद इन इंफीरियर एंड सुपीरियर, because black women lack these characteristics of womanhood, right? Piety, purity, submissiveness and domesticity. इनमें ये qualities नहीं होती, so they are bad black women. Patricia Hill Collins again says कि mommy is faithful, obedient, domestic servant. ठीक है, और ये economic exploitation का sign है, because mommy would serve as not as a slave but slavery की continuation in serving the white family. Mommy image represents the normative yardstick used to evaluate the black woman's behavior, कि mommy should be loving towards children of the white family better than her own. The mommy symbolizes the dominant group's perception of the ideal black female relationship to elite power and white male power. जो white male की power है वो उससे जाएगी white female को, being you know कि एक white male's house में उसकी जो बीवी है white woman, उसकी power white woman को extend होगी और black woman जो है वो उसको subordinate, उसकी subordinate होगी. So it would establish the authority of the white woman and the white family. तो मामी जो है she would know her place as obedient servant. She has accepted her subordination. तो वो ये कह रही है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर ब्लैक मदर या ब्लैक मामी की पोजीशन जो है वो एस्टेब्लिश करेगी एज ओबीडियंट सबऑर्डिनेट. पावर रिलेशंस में फिर वो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी. और as mommies and जो हैं mommies will be considered bad if they do not appear warm and nurturing. तो एक तो उनकी perception attached है, लेकिन वो अगर warm and nurturing नहीं होंगी तो they will be considered bad for mommification. तो profession के लिए भी they will become bad क्योंकि उनको as servants job मिली है white families के अंदर. तो mummification of black professional women takes aim at imagined black woman mommy, कि वो कैसी मदर है और उस अच्छी और बैड वुमन जो है वो उसके अंदर एस्टेब्लिश होगा. यहाँ उसने एक एग्जांपल दी है कि एक वाइट फैमिली जो है, एक वाइट वुमन किसी शॉपिंग मॉल में जा रही थी विद अ स्ट्रोलर, और उसके स्ट्रोलर में देयर वाज अ 2-year-old वाइट डॉटर, और 2-year-old वाइट डॉटर ने सामने से एक और ब्लैक वुमन आ रही थी और उसके स्ट्रोलर में देयर वाज अ ब्लैक 2-year-old गर्ल और अ लिटिल गर्ल. तो शी इज सेइंग कि दिस वाइट 2-year-old डॉटर शाउटेड, "Oh look mommy, a baby maid." So you know कि maid was the mother. The baby of black woman was not the maid. लेकिन जो 2 साल की white बच्ची थी in the supermarket in 1967, she shouted, "Oh mommy, a baby maid." So basically 2 साल की बच्ची अगर इस तरह shout करेगी तो it means the concept of maid was passed on to next generation, जिसमें 2 साल की white बच्ची ब्लैक बच्ची को बेबी मेड कह रही थी, while we know for a fact कि जो वाइट बच्ची जो थी वो मास्टर की डॉटर थी, लेकिन जो ब्लैक बच्ची थी वो मास्टर की सर्वेंट नहीं थी. शी वॉज नॉट द मेड, बट द वाइट गर्ल एज्यूम्ड कि मामी लुक बेबी मेड. ओके, सो शी सेड कि जो मामीफिकेशन है उसमें mommy is required to have certain
qualities. Black mothers are encouraged to transmit to their own children the deference. देखिए ये difference नहीं है, deference लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने इसको हाईलाइट भी किया. तो अगर आप deference को देखना चाहेंगे कि what deference exactly mean, तो let me find the meaning of deference for you. वो आपको कह रहा है कि deference means कि आप उसको इंटरनलाइज करें, पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट, राइट. डेफरेंस का जो उसने आपको मीनिंग बताया, दैट इज पोलाइट सबमिशन एंड रिस्पेक्ट. तो जिसका मतलब ये है कि इफ द लिटिल वाइट गर्ल इज शाउटिंग ओ मामी बेबी मेड, सो बेबी मेड इज एक्सपेक्टेड टू इंटरनलाइज द डिफरेंस बिटवीन हर एंड वाइट superior. तो mommies are expected कि वो अपने बच्चों को they will teach them to learn to accept कि white man is superior. So mommy is supposed कि उसके बच्चे, mommy herself और उसके बच्चे internalize करें कि white is superior. So basically it means कि you are internalizing oppression. ये मैंने आपके लिए यहाँ पे select भी कर दिया कि mamification जो job है, mommy is expected to transmit to her own children the deference behavior. और deference मैंने आपको explain कर दी कि deference means respecting the superior and internalizing कि white man is superior, right? Deference का मैंने आपको अभी डिक्शनरी मीनिंग भी बताया कि deference means polite submission, which means कि black are submitting politely and with respect that white is superior. Or deference behavior should be passed down the generations, which means कि black children and black families keep on accepting कि white is superior and black is inferior. उसने कहा कि respect is part of deference behavior, polite submission and respect. तो you would find a number of films या TV shows जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि जो black character है वो internalize करने को refuse कर रहा है. There would be a scene in one or the other film जिसमें black बच्चा shout करता नजर आएगा कि जी you are serving them, I am not serving them, so why should I be their slave? Why should I internalize the difference? क्योंकि अभी नए जो टीवी शोज आ रहे हैं उसमें you would clearly find कि deference को internalize नहीं किया हुआ कैरेक्टर ने. They are not accepting कि we are naturally inferior. Okay? So basically all it means कि मामी जो है वो difference को internalize करेगी and mommy will pass on the difference to her next generation and her next generation will accept the difference, you know, respectfully submit that he is inferior. ठीक है? उसने then she says कि mommy image serves as a symbolic function in maintaining oppression of gender and sexuality. कि मामी जेंडर इज ब्लैक वुमन और जेंडर एंड सेक्सुअलिटी के अंदर इफ शी इज एक्सेप्टिंग शी इज इंफीरियर, शी इज पासिंग ऑन द डिफरेंस टू हर चिल्ड्रन. सो इट इज because of the, it says a reservoir of the fear of Western culture, a dumping ground for those female functions, basically Puritan society could not confront, right? कि वो मामी को सिंपली वो ये कह रहे हैं कि ये जो इमेज है कि इंटरनलाइज करें और अपनी अगली जनरेशन को पास ऑन भी करें, तो इट रिफ्लेक्ट्स फियर्स ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी एंड वेस्टर्न कल्चर. और ये जितनी भी इमेजेस हैं, these are juxtaposed images against images of white women. Mami image as the other symbolizes the oppositional difference of mind, body, culture, nature. ठीक है? तो वो ये कह रहा है कि मामीज की जो जेंडर सिग्निफिकेंस है वो उसके अंदर एस्टेब्लिश हो जाती है.
मामी जो है वो उसकी जो डिफरेंस है दैट इज मैग्निफिसेंटली फिजिकल. जब आप उसको वार्म कह रहे हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट हर फिजिकल वार्मथ, राइट, या फिजिकल या स्पीच वगैरह. तो आप उसके किसी प्रोफेशनल उसके ऊपर नहीं जा रहे. तो वो ये कह रही है कि दीज ऑल डिफरेंसेस आर मैग्निफिसेंटली फिजिकल. They involve the body as sensuous, funky part of woman that white Southern America was profoundly afraid of. उसने कहा कि मामी की भी इमेज इसलिए क्रिएट की गई है कि वाइट अमेरिका इज अफ्रेड ऑफ हर अदर पावर्स. सो मामी को एक हार्मलेस स्लेव के तौर पे क्रिएट करना, who is unable to do anything else because she is giving in nature, so she cannot cause harm to the white family. जब आप उसको कहेंगे she is warm, loving, caring, तो and she is serving as a surrogate mother, क्योंकि फिजिकली वाइट फैमिली के बच्चों को वो लुक आफ्टर कर रही है. ठीक है, तो उसके लविंग नेचर को एम्फसाइज करके उससे रिलेटेड, उसकी पावर से रिलेटेड जो बाकी फियर्स हैं उनको रिमूव करना. बिकॉज यू आर सेइंग कि मामी इमेज बटरेसेस द आइडियोलॉजी ऑफ कल्ट ऑफ ट्रू वुमनहुड, जो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कही थी कि ट्रू women are submissive, true women are domesticated. तो हम जब वो pious and virtuous, ठीक है, जब हम इसकी क्वालिटीज को कहेंगे कि जी, तो then we would accept कि मामी has all these qualities, तो उसकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करेंगे within that image. And then it says when you're talking about they have lots of children, black women and lots of children, so you are emphasizing on their sexuality and fertility. तो जितने भी images हैं या stereotypes हैं वो उनकी sexuality और fertility को question करेंगे, right? Surrogate mother का उसको role दे रहे हैं. No matter how loved they were by the white families, Black women domestic workers remained poor because they were economically exploited in a capitalist political economy. तो वो बेसिकली यही कह रही है कि जब हम व्हाइट हाउसेस में जब ये सर्वेंट्स मौजूद थे तो दैट इज अ कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी, बिकॉज जो व्हाइट वुमेन एज सर्वेंट वर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड, दे रिमेन्ड पुअर. सो वी नो कि ये तो इस चीज को तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप अपनी पोजीशन से इस कमेंट को देखेंगे पैट्रिशिया हिल कॉलिंस की, तो यू वुड नो कि फॉर इंस्टेंस लाहौर के घरों में भी जो आपको सर्वेंट्स नजर आएंगे, यू वुड नो कि सर्वेंट्स आर प्रोबेबली इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइटेड इन अ कैपिटलिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम, राइट. सर्वेंट्स रिमेन पुअर. तो यहाँ पे वो सिंपली यही कह रही है कि दीज वाइट वुमेन वर सर्विंग एम्प्लॉइंग ब्लैक वुमेन. तो जो ब्लैक एम्प्लॉय था वो तो पुअर ही रहा ना, मामी रिमेन पुअर, राइट. और वो ये कह रही है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो में जो इकोनॉमिक सिस्टम था यूएस के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा अफ्रीकन अमेरिकन विमेन जो हैं वो अपनी सर्विस छोड़ के प्राइवेट होम्स में उन्होंने जॉब शुरू कर दी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में. अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 एरा जो है उसमें चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी बहुत ज्यादा, तो मोर एंड मोर विमेन वर वर्किंग इन प्रॉपर प्रोफेशंस. जबकि वो यहाँ पे कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में के बाद बहुत सारी औरतों ने अपनी जॉब्स छोड़ के घरों में नौकरियां कर ली. सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जो आपका 1920s है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से विमेन आर गेटिंग जॉब्स इन मार्केट, और जो वर्ल्ड वॉर 2 है जो कि 1944 के बाद की वो बात कर रही है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो. तो विद इन 20-25 ईयर्स यू आर फाइंडिंग कि जो लोग मार्केट में औरतें जॉब कर रही थी वो मार्केट को छोड़ के उन्होंने घरों में जॉब करनी शुरू कर दी. सो देयर वर मोर मामीज इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो. सो प्रोफेशनल वुमन का बिहेवियर डेफिनेटली कुछ और था और मामी का बिहेवियर फर्क था. सो दीज विमेन हु वर लीविंग देयर प्रोफेशनल जॉब्स एंड गोइंग बैक टू हाउस या होम जॉब्स ऑफ मामी, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि उनकी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में फर्क आएगा.
because they are moving from profession to house workers, right? ये एक सूरत हाल रहेगी. प्लीज सिर्फ 1 सेकेंड होल्ड करिएगा. All right. So you know कि ये जितने भी टाइटल्स क्रिएट किए गए हैं, these are for economic survival, and क्योंकि इन टाइटल्स का ताल्लुक पावर रिलेशन से है और पॉलिटिकल इकोनॉमी से है, so these titles are extremely important in keeping the power relations or in establishing this difference between the elite and the inferior. तो वो ये कह रहा है कि एलीट के अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए these titles are very important. Then she says कि black woman behavior is tied to the creation of the second controlling image, right? जिसको वो कह रहा है कि matriarch, this fulfills similar functions in explaining black women's placement in intersecting oppression. तो वो ये कह रहा है कि matriarch is also oppressive. Black scholars such as उसने यहाँ पे आपको scholars के नाम दिए, विलियम डी बोआ, फ्रैंकलिन फ्रेजियर. वो ये कह रहा है the connections among higher rates of female headed households in African American communities, क्योंकि अगर मेल सपोर्ट नहीं कर रहा और ब्लैक women are supporting their houses, तो naturally they will be called matriarchs as an outcome of racial oppression and poverty, क्योंकि ये तो poor families हैं जिसमें male is not working and female is working, right? और जब उसने काम किया तो उसका outcome racial oppression है because they are considered inferior. तो economic exploitation के अंदर control of black woman increases when you start calling her matriarch, when you start using this second stereotype for her. वो ये she also says कि ये जो title है इसने it began as a muted theme in the works of these early African American scholars. ठीक है? और racialization involves attaching a racial meaning to a previously racially unclassified relationship. तो आपने जैसे इसको कहा शुरू में जब स्टार्ट किया, चाहे वो मेट्रियार्क कह रहे हैं या मामी कह रहे हैं, तो वो ये कह रही है कि ये क्लासिफिकेशन आपने स्टार्ट कर दी, और उस वक्त चाहे टर्मिनोलॉजीज थी या नहीं थी, unclassified relationships had started. Black communities contained higher percentages of families जिसको single mother run कर रही थी as opposed to white families. तो वो कह रहा है कि 1960s के अमेरिका में ऐसी बहुत ज्यादा black families थी जिसमें सिर्फ माँ थी और बच्चे थे. For whatever other reason, she's not getting into other reasons, but she's saying कि जब when only a woman was left with children, so you would definitely call them matriarchs, right? So public description of black women as unfeminine matriarch emerged, क्योंकि बच्चों को support कर रही थी, घर चला रही थी, they were less feminine. So which means कि matriarchs were less attractive. तो जब आप उनको less attractive कहेंगे तो naturally you are referring to sexuality, gender oppression, etc. तो उसमें all she says कि जिस तरह mommy represents good black mother, matriarch implies this bad black mother. ठीक है? And she says कि अगर आप 1960s की Negro family report भी उठा लें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, it says the Negro family the case for national action. तो उसमें you would find के African American women who failed to fulfill their traditional womanly duties, right? They contributed to social problem in black civil society, क्योंकि male तो support नहीं कर रहा है, these black women are supporting their families and children. तो इसका मतलब ये है कि economic system के अंदर
unequal relationship हो गया because more and more black women are working to support their children. तो फिर पावर रिलेशंस तो मेल फीमेल जो जेंडर के हवाले से मोर ब्लैक विमेन वर वर्किंग, तो वो ये कह रहे हैं कि इसको इट वाज सीन एज अ प्रॉब्लम कि मेल इज नॉट वर्किंग, फीमेल इज वर्किंग, तो दैट वाज सीन एज अ प्रॉब्लम. और चूंकि दे वर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज, तो उन्होंने कहा कि जी ट्रेडिशनल वुमनली ड्यूटीज परफॉर्म ही नहीं कर रही. ट्रेडिशनल वुमनली ड्यूटीज मीन्स के वर्चूज जो कि उसने पहले बताए 4 वर्चूज, तो नेचुरली दीज मेट्रियार्क्स वर एग्रेसिव अनफेमिनिन ब्लैक वुमेन जो कि इमेस्कुलेटेड थी, इमेस्कुलेटेड देयर लवर्स एंड हस्बैंड्स, तो फेमिनिनिटी इनमें कम थी, राइट. इमेस्कुलेटर का वर्ड उसने स्टार्ट में भी यूज किया था एंड शी सेड के मेट्रियार्क्स में मैस्कुलिनिटी होती है, फेमिनिनिटी नहीं होती, तो दे कैन नॉट परफॉर्म देयर ट्रेडिशनल जॉब्स, दे आर इंफीरियर विमेन, दे आर कम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स, क्योंकि कम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स हैं हु बिकम बीटन डाउन बाय द incessant demand of providing their families. अपनी फैमिली को प्रोवाइड करेंगी तो फेमिनिनिटी रिड्यूस हो जाएगी और एग्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, मैस्कुलेट करेंगी, चाहे आप उसको इकोनॉमिक एमेस्कुलेशन कहें या ओवर पावरिंग विमेन जिनको मेल जो है वो डोमिनेट करेंगी बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल पावर एंड अदर थिंग्स. यहाँ पे शी इज मेंशनिंग ब्लैक टीनेज मदर्स, जिनको उसने पहले भी कहा कि अनवेड मदर्स, बिकॉज अमेरिका में टीनेज डॉटर प्रेगनेंसीज वर फार फ्रॉम द इमेज ऑफ सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मदर. तो एक तरफ वो मेट्रियार्क की बात कर रहा है, सुपर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मदर हु इज सपोर्टिंग हर फैमिली, दूसरी तरफ वो टीनेज्ड डॉटर्स प्रेगनेंसीज, क्योंकि अमेरिका में उसने कहा कि 1997 विच इज प्रिटी रिसेंट, कोई 20-25 साल पुरानी ही रीडिंग को वो मेंशन कर रही है कि जिसमें अनवेड मदर्स जो हैं, वर्किंग mothers in the new working poor felt their pregnant teenage daughters had failed them. तो मेट्रियार्क की अगर बेटी जो है वो मेट्रियार्क नहीं बन रही बल्कि शी इज अनवेड मदर, she becomes a burden on the system. So matriarch would feel that the daughter failed her, she has been supporting her family, but daughter is producing children and not supporting her family. Unwed mother को वजह से वो ये कह रही है कि they failed, जो matriarch का purpose था, she was supporting her family. तो unwed mother is rather a burden on the system, and she's a burden on the matriarch also. So black children की अटेंशन का इशू हमने पहले भी डिस्कस किया. तो शी इज सेइंग कि ब्लैक पॉवर्टी का अगर स्केल देखें और ब्लैक पॉवर्टी की वजह से ब्लैक वुमेन का वर्किंग स्केल देखें तो यू वुड नो कि dominant ideology suggests that black children lack the attention and care allegedly lavished on white middle class children, क्योंकि उनकी जो माँ है वो तो वाइट मिडिल क्लास बच्चों को लुक आफ्टर करेगी और उनको लुक आफ्टर नहीं करेगी. Such a view diverts attention from political and economic inequalities. तो आप ये बात नहीं करेंगे कि जी ये तो जॉब इस वजह से कर रही है बिकॉज शी इज इकोनॉमिकली अनइक्वल. उसके बजाय आप उसकी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बजाय उसकी बुरी कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करेंगे कि ये अपने बच्चों को अटेंशन नहीं दे रही. ये हाईलाइट नहीं करेंगे कि शी इज वर्किंग, दैट इज व्हाई शी इज अनएबल टू गिव अटेंशन टू हर चिल्ड्रन. तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो छुप जाएगी और लैक ऑफ अटेंशन फॉर हर ओन चिल्ड्रन हाईलाइट हो जाएगा एंड शी विल बी प्रूव्ड अ बैड वुमन, राइट. तो जो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है या जो कैपिटलिज्म के अंदर अनइक्वल रिलेशनशिप है वो हाइड हो जाएगी उसके अंदर, राइट. तो उसने कहा कि अनवेड मदर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से फिर आएगा, राइट. और इन्हीं चीजों को जब आप ये क्रिएट कर देंगे तो यू वुड यूज दीज टाइटल्स इन द लेबर मार्केट, जिसमें
जो वर्किंग वुमन होगी तो उसको आप फर्दर कहेंगे कि जी वर्किंग वुमन जो है वो तो बच्चे ही नहीं प्रोड्यूस कर रही, सो लिमिटेड देयर फर्टिलिटी एंड generally challenge their prescribed role as subordinate helpmates in their families and workplaces. तो उसने कहा कि आप जिस डायरेक्शन से मर्जी जाएं, एग्रेसिव असर्टिव वुमेन आर पेनलाइज्ड। जो औरतें स्ट्रांग होती हैं उनको ये समझा जाता है कि दे अबेंडन्ड, men abandon them, ठीक है। और जब वो when men abandon them they become more poor, ठीक है, and they are then stigmatized as unfeminine. तो बेसिकली हर तरीके से जहां से भी घुमा फिरा के आएंगे यू विल फाइंड अ स्ट्रॉन्ग बैड वुमन। ये यहाँ पे उसने ब्रीडर वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली डिस्कस किया है एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू कि ब्रीडर का कॉन्सेप्ट ये है कि इफ स्लेव वुमन प्रोड्यूसेस मोर चिल्ड्रन यू विल हैव मोर एसेट्स या मोर स्लेव्स एज एसेट्स, ठीक है। तो वो ब्रीडर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इकोनॉमिक ही है, जिसमें ब्लैक के लिए डिसएडवांटेज और वाइट के लिए एडवांटेज है, ठीक है। तो अगेन दैट इज सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। Black women's financial contributions to Black families' well-being have been cited as evidence of supporting the matriarchy thesis, right? तो वो जो उसकी कंट्रीब्यूशन है विद इन द फैमिली उसको मेट्रियार्क बना के उसको नेगेटिव कर दिया। और फिर वेलफेयर मदर का भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि वेलफेयर मदर जो कि पुअर वर्किंग क्लास विमेन जो कि सोशल बेनिफिट्स पे डिपेंड करती हैं, गवर्नमेंट से पैसे लेती हैं अपने बच्चे पालने के लिए, दे डू नॉट सपोर्ट देयर फैमिलीज देमसेल्व्स। फिर यहाँ पे ये जो ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ब्रीडर का जो मतलब है, एवरी स्लेव चाइल्ड बॉर्न रिप्रेजेंट अ वैल्यूएबल यूनिट ऑफ प्रॉपर्टी, another unit of labor, and if female the prospects for more slaves, कि अगर ब्लैक वुमन ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स प्रोड्यूस करेगी तो बहुत ज्यादा और चांस होगा कि ब्रीडर वुमन जो है दैट शी वुड जस्टिफाई स्लेव ओनर इंक्लूजन, के और ज्यादा बच्चे और ज्यादा स्लेव्स। तो एक इसके अंदर एक आखिरी जो स्टीरियोटाइप मेंशन्ड है वो स्टीरियोटाइप जो है ब्रीडर और वेलफेयर वुमन के अलावा वो स्टीरियोटाइप है जेजाबेल। एनी आइडिया व्हाट जेजाबेल मीन? जेजाबेल एक्चुअली मीन्स हुकर और प्रोस्टिट्यूट। तो वो जो ब्लैक विमेन के साथ बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी का जो कॉन्सेप्ट अटैच्ड है, तो इसका मतलब है कि ब्लैक विमेन जो हैं उनको आप यू विल फाइंड मोर एंड मोर ब्लैक हुकर्स, और जब आप उसको उससे रिप्लेस कर देंगे तो देन यू वुड बी सेइंग कि जी ब्लैक विमेन के अंदर प्रोस्टिट्यूशन का एलिमेंट ज्यादा कर दिया जाएगा। अच्छा, वेलफेयर मदर्स के लिए वेलफेयर क्वीन का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे वो कह रही है कि वेलफेयर क्वीन इज अ फ्रेज दैट डिस्क्राइब्स इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, लैक ऑफ जॉब और इनकम, विच मीन्स के इन क्यूमुलेटिव टोटलिटी एंड सर्कुलेशन उसका इफेक्ट यही है कि जी ये शी इज अ बर्डन ऑन द सिस्टम, राइट। और ब्लैक लेडी का भी टाइटल इस्तेमाल करेंगे, विच मीन्स के मिडिल क्लास प्रोफेशनल ब्लैक वुमन। तो जो ब्लैक औरतें जॉब कर रही होंगी उनको ब्लैक लेडी के टाइटल से बुलाया जाएगा, या कंट्रोलिंग इमेज जो क्रिएट की जाएगी वो ब्लैक लेडी की होगी। दे आर द विमेन हु स्टेड इन स्कूल, वर्कड हार्ड एंड हैव अचीव्ड मच, ठीक है, कि स्कूल की जॉब में एटलीस्ट दे कैन शो देयर प्रोफेशनल करियर्स। तो उनको ब्लैक लेडीज का एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिया गया फॉर ब्लैक विमेन। सो बेसिकली 1980s के पॉइंट ऑफ व्यू और 90s में उसने कहा कि
anti-discrimination programs, reverse racism 80s और 90s में बहुत ज़्यादा क्रिएट हुए, जिसमें कहा गया कि ब्लैक लेडीज आर टेकिंग जॉब्स रिजर्व्ड फॉर देम, कि ऑफिसेस में जॉब्स क्रिएट कर दी गई कि ये वाली जॉब, दिस ब्लैक वुमेन आर गुड फॉर दिस टाइप ऑफ जॉब्स। तो उनको ब्लैक लेडीज के नाम से जॉब्स क्रिएट हुई और 80s एंड 90s में ब्लैक वुमेन गॉट्स लॉट्स ऑफ जॉब्स। जेज़ेबेल और हुकी और होर, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल आपको सामने नजर आ रहा होगा, जिसको वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग ब्लैक वुमन सेक्सुअलिटी, बिकॉज ब्लैक वुमन का हिस्टोरिकल ऑपरेशन इसमें नजर आता है। इवन व्हेन दे वर स्लेव्स दे वर सेक्सुअली अब्यूज्ड। तो फिर वो ये कह रहे हैं कि जेज़ेबेल, हुकी और होर का कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। और ये प्लीज, मैंने आपके साथ आज की डिस्कशन में बहुत ज्यादा फिल्म्स के नाम नहीं लिए, बट यू शुड नो कि ये तमाम वो स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि आपको मुख्तलिफ फिल्म्स में, हॉलीवुड फिल्म्स में और टीवी शोज में भी नजर आएगा, राइट? और वेट नर्स का फर्दर एक कॉन्सेप्ट था जिसको ब्लैक वुमेन के साथ एसोसिएट किया गया, राइट? African American women might give their own children, और वो फैमिली नेटवर्क्स को they will work as wet nurse white children, और जिसका मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को इग्नोर करके वाइट बच्चों को नर्स करेंगी अगर, तो फिर उसमें भी you will find this type of characters. I think ये तो बड़ा पुराना है। We know के holy prophet was nursed by यानी his natural mother was different and nursing mother और wet nurse जो है वो फर्क है ना। So you would know कि ये काफी पुराना कॉन्सेप्ट है, अरब कल्चर्स में भी था, मुस्लिम सोसाइटीज में भी था, और इवन ये अफ्रीकन में वो आपको दिखा रहे हैं कि वेट नर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद था। बट देन अगेन शी सेज कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं दे आर वन और द अदर वे रिलेटेड विद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर, कि जो पावरफुल है वो ही किसी और को हायर करेगा टू फीड देयर चिल्ड्रन, राइट? तो इन तमाम चीज़ों को वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ उसने लिंक कर दिया कि, और एंड देन शी सेइंग कि ये तमाम चीज़ें जो हैं या टाइटल्स हैं वो नॉर्मलाइज कर देती हैं हेट्रोसेक्सुअल हिस्टोरिकल रोल्स को, ठीक है? और हेट्रोसेक्सुअल जो हिस्टोरिकल पोजीशंस हैं वो यूज की जाती हैं, ये जितने भी टाइटल्स हैं वो उनको हेट्रोसेक्सुअल हिस्टोरिकल पोजीशंस को स्ट्रेंथन करेंगी, राइट? So these stereotypes are actually created for strengthening the role of the superior within a political or the economic system. So I will play this presentation by Safwan and I suggest कि आप लोग इस पे criticize करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, एक मूवी है क्या कूल है हम 3 पे। तो इस मूवी की पहले समरी डिस्कस कर लेते हैं कि इस मूवी में एक्चुअल है क्या। तो इस मूवी में 2 लड़के होते हैं जिनको एक उनका दोस्त कॉल करता है और वो उनको कहता है कि आप बैंकॉक आ जाओ, एंड ही ऑफर देम टू बी अ पोर्न स्टार, और वो एग्री करते हैं। तो वो दोनों सामान पैक करके वहाँ बैंकॉक जाते हैं, उनकी जर्नी होती है। और उनमें से जो एक लड़का होता है तुषार कपूर, उसको एक लड़की के साथ प्यार हो जाता है जिसके जो फादर होते हैं वो सुराज बरजातिया फिल्म्स के ओनर होते हैं, और उनको अगर पता चले कि ये पोस्ट स्टार है तो वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, तो वो उनसे छुपाता है और वो स्ट्रगल करता है। उसकी स्ट्रगल दिखाई है इस मूवी में कि वो उनको कैसे इम्प्रेस करता है। इस मूवी में कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं है, इस मूवी में सिर्फ 18+ जोक्स वाले हैं जो एडल्ट्स को भी सूट नहीं करते, इसलिए पाकिस्तान में ये बैन कर दी गई थी मूवी। तो इस मूवी में कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं है, बस लेम सी स्टोरी डाली हुई है और जोक्स सारे डाले हैं। उसका फर्स्ट सीन ये है कि आफ्ताब होते हैं तो वो बेड पे होते हैं एक लड़की के साथ, और वो दे आर इन नेकेड कंडीशन,
और पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो ये ऐसी चीज कभी भी अलाउ नहीं करेगी। और ये मूवी, सारी मूवी ये इसी चीज पे है, मतलब सेक्स फिल्म है बिल्कुल, और ये इसी चीज पे रिवॉल्व करती है। तो ये जो मूवी है ये एक्चुअली रिवॉल्व भी इसी चीज पे कर रही है, पोर्नोग्राफी पे। और इंडिया में तो ये एक्सेप्ट कर ली गई थी, इंडिया में इसको काफी फेम मिला है, और इसने तकरीबन 33 करोड़ का इसने बॉक्स ऑफिस किया है, जो कि एक सक्सेस थी इस फिल्म के लिए, क्योंकि इसमें कोई एक्चुअल स्टोरी नहीं थी। तो और इसको सिर्फ और सिर्फ जो थे स्टैग्स देखने जाते हैं, और फैमिली भी जाती थी, लेकिन मोस्टली लाइक 95% स्टैग्स ही देखने गए हैं इनको, जो खाली दोस्तों के साथ ऐसी आउटिंग के लिए जाते हैं और मूवी देखते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटली मूवी थी कि ये मूवी चलेगी या नहीं, और इसने काफ़ी मूवी चली है। उसके बाद फिर सेक्स मूवीज इंडिया में काफ़ी आना शुरू हो गई हैं, जो पाकिस्तान में बैन होती थी। एक्चुअली ये फर्स्ट मूवी थी जिसमें इतना ज़्यादा सेक्स का कॉन्सेप्ट था, जो पूरी सेक्स मूवी थी। तो इसलिए पाकिस्तान में इसको बर्दाश्त नहीं किया, सेंसर बोर्ड को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो उन्होंने बैन कर दिया। तो जो हमारे थे उस वक्त के सेंसर बोर्ड के थे, मुबशिर हसन, उन्होंने कहा था इट्स एन आउट ऑफ सीन film that not only show nudity but also have a lot of vulgar content with dialogues। तो इसमें मतलब सीन नहीं, अगर हम इसको सेंसर बोर्ड में सीन काटने भी आते तो इसके अंदर डायलॉग्स भी काफी वल्गर थे। तो एक मूवी होती है कि हॉलीवुड मूवीज में भी सेक्स सीन्स होते हैं, तो पाकिस्तान में वो कट होके रहते हैं, तकरीबन 5-10 मिनट का जो होता है टाइम होता है, उसको कट करके वो सिनेमा में लगा देते हैं। लेकिन ये मूवी रिवॉल्व भी इस पे कर रही है, तो ये इम्पॉसिबल था सेंसर बोर्ड के लिए इसको काट के लगाए, तो उन्होंने ये प्रॉपर बैन करने का मतलब पाकिस्तान। और उन्होंने एक और बात की थी कि मसला ये है कि ये हम अडल्ट को भी नहीं दिखा सकते, इसको हम 18+ कैटेगरी में भी नहीं डाल सकते, तो इसलिए पाकिस्तान में 2016 में बैन कर दी गई थी। और जो सेकंड थे चेयरमैन थे फखर आलम, उन्होंने कहा था कि द फिल्म इज नॉट सुटेबल फॉर स्क्रीनिंग, ऑल बोर्ड इंक्लूड पंजाब एंड सिंध फाइंड इट अनसुटेबल फॉर पब्लिक एग्जीबिशन इन सिनेमा। तो पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस में नहीं दिखाई गई, नॉट इवन सिंध में, कराची में और पंजाब में, हर जगह से बैन हो गई थी। काफ़ी मूवीज होती हैं जो खाली पाकिस्तान में बैन हो जाती, मतलब सॉरी पंजाब में बैन हो जाती हैं, सिंध में नहीं होती, क्योंकि उनका बोर्ड अलाउ कर देता है। लेकिन ये उन्होंने ज़बरदस्ती कहा था कि कोई भी बोर्ड इसको अलाउ ना करें। इंडिया में काफ़ी इसको अप्रोच किया गया था, इसको काफ़ी फेम मिली थी मूवी को, क्योंकि उधर ऐसी मतलब इतनी सेक्स कॉमेडी आम नहीं थी। लेकिन अब हो गया 2016 में, उधर जो इनका डायरेक्टर था और जो 2 राइटर थे जिन्होंने मूवी लिखी है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाई थी, एक्सपेरिमेंटल मूवी बनाई थी, जो कि इंडिया में फट गई थी। तो इसके जो 2 पहले पार्ट थे, क्या कुल है हम 1 और 2, वो पाकिस्तान में लगे थे, उसमें इतने जोक्स नहीं थे, उसमें हल्के फुल्के थे, लेकिन 18+ जोक्स थे। लेकिन इसके अंदर काफ़ी वल्गर सीन है, इसके अंदर सेक्स सीन है, और इसके अंदर जो डायलॉग्स हैं वो भी काफ़ी ऐसे हैं जो हम अपने ऑडियंस को नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारी ऑडियंस में बच्चे भी जाते हैं फिल्म देखने, और इधर थिएटर में ये भी नहीं होता कि 18+ फिल्म है तो 18+ लोग ही देखें। काफ़ी मैंने देखा है 18+ फिल्म होती है तो लिखा होता है R-rated, लेकिन उधर छोटे छोटे बच्चे भी जाते हैं देखने, क्योंकि पाकिस्तान में जो सिनेमा है उनको सिर्फ पैसे लेने से है कि आप एक टिकट दे रहे हो, 13 साल के बच्चे को भी देनी है, उन्होंने बस अपनी सीट फुल करनी है। तो इसलिए सेंसर बोर्ड का ही काम होता है कि वो ऐसी चीज़ें यहाँ ना आने दे, क्योंकि अगर हम फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं, हम ये चीज़ देखेंगे कि ये गलत चीज़ें बन रही हैं, गलत चीज़ें हम सिनेमा में जाके देखेंगे, तो हम अपने जो हैं थिएटर में, सिनेमा में, जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, सिनेमा इंडस्ट्री, उसमें भी हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे, और ये ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में बनाना मतलब एक इस्लामिक स्टेट में बनाना मुनासिब नहीं है।
ओके, थैंक यू। सफवान जाहिद, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपकी प्रेजेंटेशन में जो जनरली कंटेंट है दैट इज फाइन। आई थिंक यू वेल अंडरस्टैंड कि फिल्म की जो आपने बात की, क्या कूल हैं हम। आई सपोज कि दिस वाज द टाइटल ऑफ द फिल्म। शुरू के जो आपके 3 स्लाइड्स हैं उसमें आपने फिल्म का नाम सिर्फ एक दफा मेंशन किया। फिल्म का नाम आपको बार बार मेंशन करना पड़ता है ताकि आपके ऑथर या लिसनर को ये याद रहे कि आप कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है अपार्ट फ्रॉम फिल्म टाइटल, वो होता है डायरेक्टर का नाम। तो आप फिल्म और डायरेक्टर का नाम बारी बारी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिस्कशन। दूसरी एक और चीज जो मैं आपसे को कहूंगी वो ये है कि आपने कहा कि ये फिल्म जो है वो सेक्सुअल कॉमेडी या पोर्नोग्राफिक कंटेंट रखती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मार्केट में के लिए सेंसर बोर्ड ने इसको कहा कि ये अनसुटेबल है। आपने मार्केट का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, विच मीन्स के जिसमें आपने ये भी कहा कि इंडिया में इसने 33 करोड़ का बिजनेस किया। अगर आप उसको पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से इससे डबल अमाउंट बनेगी, विच इज बिग बिजनेस फॉर एनी फिल्म। यू जस्ट नीड टू लिंक। आपके पेपर में काफी हद तक सेंसरशिप ऑर्डिनेंस का तो रिफ्लेक्शन मुझे नजर आ रहा था। आपको एक और चीज जो है वो आपको एम्फसाइज करनी है। आई एम श्योर कि आपके मिड टर्म में शायद होगी, लेकिन आपको फाइनल में यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको अगर सेंसरशिप ऑर्डिनेंस आप मेंशन कर रहे हैं, रूल्स को विद नंबर्स मेंशन कर रहे हैं, तो साथ में आप रिसर्च पेपर्स का भी हवाला दें, क्योंकि आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में रिसर्च पेपर का हवाला नहीं दिया। फॉर इंस्टेंस अगर आप ये कह रहे हैं कि फिल्म के डायलॉग्स वल्गर हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये इस किस्म की लैंग्वेज आमतौर पे जर्नलिस्ट इस्तेमाल करता है। एकेडमिकली आपको बताना पड़ेगा कि सोसाइटी इसको वल्गर डायलॉग क्यों समझती है, या सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने अगर इसको वल्गर कंटेंट कहा तो उसकी वजह क्या थी। फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि सेक्सुअलिटी की वजह से इसको बैन किया गया, तो फिर आप इसको एक्सप्लेन करें कि हमारी सोसाइटी में इस चीज को बुरा क्यों समझा जाता है। क्योंकि हमारी, आप ये भी बात कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में सेक्सुअल मैटर्स पे ओपनली बात नहीं की जाती और ये डिस्करेज किया जाता है कि सेक्स को या प्राइवेसी को, या क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं कि सेक्सुअल कॉमेडी है बिटवीन द कपल, तो बेसिकली प्राइवेसी ऑफ द बेडरूम वाज ब्रॉट इन पब्लिक सिनेमा के अंदर। और जो आपका पेपर है विजुअल प्लेजर इन पाकिस्तानी सिनेमा, वो काफी डिटेल में डिस्कस कर रहा है कि सिनेमा को डायूरिनल गेज, यानी कि आप पब्लिक में बेडरूम दिखा रहे हो, ये एनकरेज नहीं किया जाता, बिकॉज पब्लिक थिंक्स के सर्टन सीन्स शुड बी नॉक्टर्नल, यानी प्राइवेसी ऑफ बेडरूम मेंटेन की जाती है ताकि सोशल रिस्पेक्ट को बरकरार रखा जा सके। तो आपको मेरी सजेशन यही है कि अगर आप इस पे फाइनल एग्जाम अगर अटेम्प्ट करेंगे, तो आप जो सोसाइटी जो सोचती है, जो करती है या जो करना चाहती है, और सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने या सेंसर बोर्ड की टीम ने जो भी इस फिल्म पे रिमार्क्स पास किए, अगर आपको लगते हैं कि वो रिमार्क्स अनसुटेबल थे या वो हमारी सोसाइटी के लिए के हवाले से अनसुटेबल कंटेंट की बात कर रहे थे, तो आप उस रिमार्क को अनपैक कर दें, राइट। क्योंकि सेंसर बोर्ड के चेयरमैन ने सिर्फ कहा कि वल्गर है। वल्गर क्यों है, ये आपकी जॉब है एज स्कॉलर उसको समझना कि सोसाइटी उसको वल्गर क्यों कह रही है। उसको जो आप सोसाइटी जो सोचती है उसको आप थ्योराइज करेंगे। पाकिस्तान सेंसर बोर्ड ने जिन रीजन से मूवीज बैन किए हैं, अब तक मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई है जिसमें है पॉलिटिकल इश्यूज, न्यूडिटी, सेक्सुअल कंटेंट, अब्यूजिव कंटेंट, रिलीजियस इश्यूज, हेट स्पीच, सुसाइडल इश्यूज और सम अदर डायलॉग्स जिसमें कोई गलत बात हुई हुई है। पाकिस्तान में एक छोटी सी रीजन भी काफी होती है कोई भी गाना या मूवी बैन करने के लिए, स्पेशली बॉलीवुड की मूवीज। तो मैंने यहाँ पे कुछ बॉलीवुड की मूवीज मेंशन की हैं डेट के साथ और रीजंस के साथ। जैसे तेरे बिलादम एक मूवी थी जो कि उसके टाइटल की वजह से बैन हुई पाकिस्तान में। और मैंने जो मूवी यहाँ पे डिस्कस की है अपने मिड के लिए वो है 2016 की एक मूवी जिसका नाम है उड़ता पंजाब, जो कि ब्लैक कॉमेडी है और ये अपने डायलॉग्स की वजह से बैन हुई है। लेकिन मेरी नज़र में ये एक काफ़ी अच्छी स्टोरी थी लड़कियों के लिए और उन लोगों के लिए जो कि ड्रग्स पे हैं।
और इसमें एक सीन है जिसमें वो लोग उस लड़की को ड्रग्स का ओवरडोज करते हैं और उसके बाद बस उसे याद होता है कि और उसका रेप करते हैं रोजाना कितने लोग और उसे बस ये याद होता है कि सामने एक बोर्ड है, एक एड लगी हुई है और वो एक बिल बोर्ड लगा हुआ है जिसपे एक एड है और वो बस उसको देखते रहती है। और और इस मूवी में एंड पे जो कि आलिया भट्ट का कैरेक्टर है और इस मूवी में एंड पे उस लड़की को हेल्प मिल जाती है और वो उस सब से बाहर निकल आती है। लेकिन ये मूवी पाकिस्तान में बैन हुई है, लेकिन इसकी स्टोरी के लिहाज से मुझे लगता है कि ये लड़कियों को दिखानी चाहिए ताकि उन्हें अवेयरनेस मिले कि सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। एक सेकंड मैं पढ़ लूं। अच्छा, उसके बाद मैंने ना और भी मूवीज जो पाकिस्तान की मूवीज इधर बैन हुई हैं वो उनकी भी मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें है जागा हुआ सवेरा 1959 की, कतर सिंह 1959 की, जेबान तेके नया और ये 19, ये सारी लिस्ट मैंने वहां से ली थी जिसपे टेररिज्म आ रहा था क्योंकि मैंने ये सारी देखी नहीं हुई सिवाय मौला जट के, तो इसलिए फिर मैंने इनकी लिस्ट ऑनलाइन निकाल ली। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान सेंसर बोर्ड के बारे में लिखा है कि वो किस तरह काम करता है और वो मतलब उनका ऑफिस वगैरह किधर है, उनका हेड कौन है, और मैंने बस मौला जट देखी हुई है और उसके अलावा मैंने बाकी मूवीज नहीं देखी हुई, लेकिन मैंने इनके नाम लिए गूगल से जब मैंने रिसर्च किया पाकिस्तानी मूवीज पे कि वो भी बैन हुई हैं और उनकी रीजंस क्या हैं। देखें, जो आपने प्रेजेंटेशन दी है मैं आपको सिर्फ कुछ मोटी मोटी चीजें बता देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आपने ये जो चीजें अपलोड की हैं ये तो शो कर रही हैं कि आपने रिसर्च की, ठीक है। तो रिसर्च की हद तक तो मैंने मान लिया कि आपने रिसर्च की, ठीक है। फिर आपने शुरू में एक लिस्ट दे दी, आपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी है कि पॉलिटिकल इश्यूज, न्यूडिटी, सेक्सुअल एब्यूसिव, रिलीजियस इश्यूज, हेट स्पीच। पूरी दुनिया के जितने भी सेंसर बोर्ड्स हैं वो अगर आप फॉर इंस्टेंस मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे जाएं या यूके के सेंसर बोर्ड पे चले जाएं या दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि सारी दुनिया में पॉलिटिकल इश्यूज को बैन किया जा सकता है। अगर सेंसर बोर्ड उनसे एग्री नहीं करता तो वो उनको बैन लेकिन मैम पाकिस्तान में एक पहला पुराना गाना था जिसके एक खाली वर्ड गलत था तो पूरा उन्होंने वो सॉन्ग बैन कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इधर आप गाने के वर्ड्स लिखें, लिरिक लिखें, कौन सा गाना था बताइए, क्लास को बताएं, सबको बताएं, मुझे भी बताएं कौन सा गाना था। आई विल ट्राई फाइंडिंग इट ऑन यूट्यूब। गाना बताइए मैम। वो हमने क्लास में सुना था ना, पुराने लाहौर में जो एक गाना शूट हुआ था जिसमें पता नहीं तेरा दुपट्टा टाइप कोई लिरिक्स थे, लेकिन वो बैन हुआ था खाली एक छोटे से वर्ड की वजह से, जिसकी वीडियो बहुत अच्छी थी। मैंने दुपट्टे वाला तो मैम वो जो पुराने लाहौर में था जिसमें सब लोग पार्टी कर रहे थे मॉल रोड पे। जी, वो सॉन्ग चिंगारी, फिल्म का नाम था चिंगारी, ठीक है। और अगर आप पहला आर्टिकल ही अगर खोल लेती ना, रिप्रेजेंटेशंस वाला या विजुअल प्लेजर जो पाकिस्तानी फिल्म है, वो भी अगर खोल लेती तो उसमें चिंगारी की लिरिक्स भी मौजूद हैं। ये है वो सीन। तो मैंने इसमें सॉन्ग की डिटेल्स नहीं लिखी, लेकिन मैंने बस ये लिख दिया कि देयर कैन बी अ स्मॉल रीजन टू बैन अ सॉन्ग और अ फिल्म इन पाकिस्तान। देखें, मैं आपको बता रही हूँ कि आपको मैंने ये चीज पढ़ाई थी ना गूगल क्लासरूम में, आपको दिखाया भी था। ये फिल्म का नाम ये लिखा हुआ है चिंगारी। आर्टिकल जिसमें ये मेंशन था उसका नाम था विजुअल प्लेजर इन पाकिस्तानी सिनेमा। ये मॉल रोड लाहौर पे ये क्लब मौजूद था। आई बिलीव कि इस क्लब को भुट्टो पीरियड में और भुट्टो के बाद ज़ियाउल हक पीरियड में तो बिल्कुल ही चीजें खत्म हो गई थी। भुट्टो ने शराब को हराम करार दिया था और भुट्टो ने क्या कहते हैं कि क्लब्स जो आप
चीजें खरीदी जा सकती थी कहीं भी लाहौर में अंग्रेजों के। हमें, आपको ये तो पता है ना कि हम कॉलोनी से पाकिस्तान बने थे, पाकिस्तान बनने से पहले वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो ब्रिटिश कॉलोनी में तो शराब ओपनली बिकती थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी बड़े अरसे बिकती रही। अभी भी आपको कराची में ऐसी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे पीपल कैन गो एंड बाय, क्योंकि आई थिंक कराची में पिछला जो डेकेड था 2009-10 के करीब कराची में दोबारा कुछ शॉप्स खोल दी गई थी। पहले एक शॉप खुली, अब ज्यादा शॉप्स खुली हुई हैं। पीपल कैन गो एंड बाय फ्रॉम दो शॉप्स, राइट। ये जो क्लब्स हैं मौजूद थे इस पे, बल्कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विमेन बाय नाइट, आप देखिए ये मॉल रोड का क्लब है। और फिर इसमें ये गालबन मॉल रीगल एक सिनेमा है, रीगल चौक पे हॉल रोड के सामने। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये उस सिनेमा के अंदर शॉट्स लिए हुए हैं, क्योंकि ये फोटो सेट आपको फिल्म का नजर आ रहा है कि लोग सिनेमा में एंटर हो रहे हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, लड़कियां हैं, जो कि फोटो सेट्स देख रहे हैं। यू वुड प्रोबेबली नो कि जब भी कोई फिल्म बनती है उसके साथ एक 20 उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर्स का फोटो सेट क्रिएट होता है। तो जब आप सिनेमा में एंटर होते हैं, देखें फिल्म का पोस्टर तो एक या दो ही बनेंगे ना, लेकिन फोटो सेट में वो 20 पिक्चर्स निकाल के जब सिनेमा में फिल्म स्क्रीन हो रही होती है, तो अगर आप सिनेमा में जो पुराने सिनेमा है, ट्रेडिशनल सिनेमास, वहां पे कबर्ड्स बनी हुई हैं जहाँ पे ये फोटो सेट्स यानी पिक्चर्स डिस्प्ले होती हैं। सो दे वर एक्चुअली डिस्प्लेइंग एटलीस्ट 20 पिक्चर्स ऑफ वन फिल्म। ये आप अगर इनको काउंट करेंगी तो ये मोर और लेस 20 जरूर होंगी। एक से ज्यादा विंडोज में फ्यूचर फिल्म्स के भी लगे हो सकते हैं, ठीक है। और ये बुक कॉर्नर मॉल रोड पे एक शॉप होती थी, शायद अभी भी है, आपने देखी होगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो क्लब जिसका शॉट नजर आ रहा है ये बुक कॉर्नर के आसपास ही था। प्रोबेबली बुक कॉर्नर वाज ऑन वन साइड ऑफ द रोड एंड द शॉप एंड क्लब वाज ऑन द अदर साइड। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि सिनेमा आपकी हिस्ट्री बता रहा है। आपका सिनेमा आपको ये बता रहा है कि 1960s में बुक कॉर्नर के सामने ये एक क्लब मौजूद था जिसमें ये लड़के लड़कियां एंटर हो रहे हैं, राइट। 1960s का मतलब है कि पाकिस्तान बनने के 20 साल के बाद भी क्लब्स मौजूद थे वेयर पीपल कुड गो डांस पार्टी, ठीक है। और ये आपको ये बुक कॉर्नर के अंदर का भी शॉट नजर आ गया कि लोग ये बुक्स खरीद रहे हैं और फिर ये चीजें। सो चिंगारी में आप फिल्म को ये भी तो देखें ना कि अब आपका लाहौर कितना चेंज हो गया है। ये आपको एक विंडो से मॉल रोड के सीन्स नजर आ रहे हैं। ये प्रोबेबली आपका ये चौक है जहाँ पे अब समिट मीनार और ये राइट पे ऊपर गालबन वापडा हाउस का वो हिस्सा नजर आ रहा है कुछ। तो और ये बुक कॉर्नर बार बार नजर आ रहा है। बुक कॉर्नर आज भी मौजूद है मॉल रोड पे। तो आपको सड़क बता रही है, अब आपको सड़क पे इस तरह के ड्रेसेस में लोग नहीं नजर आते, इस तरह की टैक्सीज और इस तरह की गाड़ियां, कैब्स नहीं नजर आती, राइट। अब ये गाड़ियां नहीं नजर आती। तो फिल्म इज टेलिंग यू कि 1960s में पाकिस्तान में या लाहौर में कौन सी गाड़ियां मौजूद थी। ये क्लब का सीन है जिसकी आप बात कर रही हैं। ये क्लब के अंदर का सीन है। men and women are dancing. Basically all you had to do, I'm saying कि आपके आर्टिकल में there is some content, आपने इश्यूज बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए। आपको इसको प्रेजेंट करना है प्रॉपरली। आई वुड से कि आपने स्टार्ट में लिख दिया अरूबा इमरान बट मिड सेंसर बोर्ड ऑफ पाकिस्तान हैज बैंड a list of films due to some reasons। उसके आपने नीचे रीजंस दे दी। आपको अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। फिर आपने लिखा कि एक फिल्म तेरे बिन लाडन को बैन किया, तो आपने खुद ये ऊपर एक रीजन लिखी है पॉलिटिकल इशू। लेकिन मैंने फिर उसकी उसको अरूबा यू हैव प्रेजेंटेड। अभी मैं आपको जो बात कह रही हूँ, मेरी बात आप कंप्लीट होने देंगी तो देन यू कैन गिव आंसर। लेट मी फिनिश फर्स्ट। आपने ऊपर लिखा पॉलिटिकल इश्यूज, नीचे लिखा तेरे बिन लाडन। तो आप उसको आपने कहा भी कि तेरे बिन लाडन को उसामा बिन लाडन के नाम की वजह से बैन कर दिया, तो इसको डिस्कस तो करें। आप इसमें ये भी कह सकती हैं कि 2000 देखें 9/11 जो था, उसामा बिन लाडन 9/11 के साथ ही बहुत ज्यादा जो है दुनिया वर्ल्ड वाइड कल्प्रिट डिक्लेयर हो गया था ना। आपको पता है कि तेरे बिन लाडन के पीछे 9/11 का इंसिडेंट है जो कि इतना बड़ा इंसिडेंट बन गया था कि अमेरिका, देखिए अमेरिका में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो अमेरिका ने आके अफगानिस्तान में
9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर लड़ी। पाकिस्तान में कितने बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं, पाकिस्तान जाके लड़ता है कि हर बॉम्ब के साथ एक वॉर ऑन टेरर लड़े? आपने देखा है पाकिस्तान को हर बॉम्ब ब्लास्ट के साथ वॉर ऑन टेरर स्टार्ट करते? नो। सो यू डिस्कस दीज इश्यूज। आप देखिए कि मैंने आपके इसमें मैंने आपसे कहा कि इवन इन दिस कंडीशन आई वुड, बिकॉज देयर आर आइडियाज देयर, ठीक है, आइडियाज तो नजर आ रहे हैं ना कि यू हैव थॉट अबाउट अ फ्यू थिंग्स, यू आर थिंकिंग कि ये चीजें हैं, यू आर थिंकिंग कि तेरे बिन लाडन जो है वो बैन हुई, तो उसके बैन को खुद समझने की कोशिश करें। मैंने आपसे कहा कि ये कैसे सेपरेट होगा फ्रॉम प्लेजरिज्म। आप खुद सोचेंगी कि तेरे बिन लाडन का ताल्लुक उसामा बिन लाडन से है, और उसामा बिन लाडन जो है वो 9/11 की वजह से इतना बदनाम हुआ था, तालिबान बदनाम हुए, ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट हुई, वॉर ऑन टेरर लड़ी गई, पाकिस्तान वाज ऑन द फोर फ्रंट। इन चीजों को इस डिस्कशन में शामिल कर लें कि तेरे बिन लाडन की पॉलिटिकल रीजंस फॉर बैनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी भी मैंने आपको फॉर थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स आई सेड कि आई एम विलिंग टू कंसिडर यू फॉर अ रीजनेबली गुड ग्रेड, ठीक है। लेकिन इसमें इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप यहाँ पे जाके साइटेशंस ऐड करें, ठीक है। आपने इवन सेंसरशिप कोड के सेक्शन नंबर्स नहीं मेंशन किया। आपकी पूरी क्लास, आपकी क्लास में कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा मेहनत की। आपसे मैं इसीलिए कह रही थी कि आपने बाकी लोगों की प्रेजेंटेशंस नहीं सुनी शायद, बिकॉज यू वुड हैव लर्नड कि पीपल आर मेंशनिंग रूल नंबर के सेंसरशिप रूल नंबर, फॉर एग्जांपल 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, पीपल मेंशन्ड कि कौन सा रूल जो था वो पॉलिटिकल को से रेलेवेंट था और कौन सा रूल जो था न्यूडिटी या सेक्सुअलिटी से रेलेवेंट था, ठीक है। उसके बाद इवन विजुअल प्लेजर जो था वो न्यूडिटी को बहरास्त तो हैंडल नहीं कर रहा था, लेकिन लॉरा मलवे वाला कर रहा था कि वुमन स्किन दिखाई जाती है। जो पाकिस्तानी सिनेमा वाला था उसमें भी न्यूडिटी या सेक्सुअलिटी या ब्रीफली मेंशन्ड थे, राइट। तो उसके बाद आपने लिखा सुइसाइडल इश्यूज। अब ये जो चिंगारी का जो आप सीन की बात कर रही हैं, आप अगर इस सीन को अगर आप देखें तो इसमें ये जितनी भी खवातीन हैं, आप में से इनमें से तो बाज आपको दुपट्टे में नजर आ रही हैं, ठीक, स्कार्फ के बगैर भी नहीं है। और ये देखें, ये सब इन्होंने लॉन्ग शर्ट्स, जिनको हम उस वक्त जंपर्स कहते थे, और साथ में वो टेडी शलवार पहनी हुई है, राइट। इनके गले में दुपट्टा भी है, और ये औरतें अगले सीन में आपको क्लब के अंदर डांस करती नजर आएंगी। सो यू कैन सी कि ये जो डांस सीन है, ये आपके सामने डांस सीन है, इसमें कोई भी लड़की इवन शायद आपको स्लीवलेस में भी नहीं नजर आ रही, राइट। आप ये भी नहीं कह रहे कि उसने जो शर्ट पहनी हुई है उसका गला बड़ा है। छोटे गले की टेडी शर्ट्स, यानी आपकी बॉडी के साथ जरा टाइट शर्ट है, जो उस जमाने में टेडी 60s का जो फैशन हो रहा था वो इसमें आपको नजर आ रहा है, लेकिन दुपट्टे शलवार कमीज के साथ। और इस वक्त अगर आपको लाहौर में क्लब मिलता तो इसी क्लब में आपको पाकिस्तानी ड्रेस के बजाय इस ड्रेस में आप इस क्लब में आपको पाकिस्तानी शलवार कमीज नजर आ रही है, ठीक है। यानी जो लोग क्लब में डांस कर रहे हैं वो डांसिंग के बावजूद पाकिस्तानी शलवार कमीज में। इस वक्त आपको शलवार कमीज के बजाय आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त ड्रेसेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, राइट। इस तरह के ड्रेस के बजाय पीपल वेयर फॉर एग्जांपल जीन्स, टी शर्ट्स और सम अदर काइंड ऑफ ड्रेस। जबकि जो लोग आज लाहौर में आपको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में ड्रेस नजर आएगा, उसके बावजूद आपको लाहौर में क्लब नहीं नजर आएगा। डू यू थिंक दैट पीपल who wear jeans and t-shirts can go and dance in a club like this, जिस तरह वो 60s में डांस कर रहे हैं शलवार कमीज में? No. ठीक है, is there a club in Lahore where people can go and dance? नहीं है ना। No. अगर आज गवर्नमेंट अलाउ करती है तो प्रॉबेबली लाहौर में जितना आपको मैकडोनल्ड्स का नजर आ रहा है उतने क्लब्स तो बड़ी आसानी से बन जाएंगे। अगर लाहौर में मैकडोनल्ड्स की फॉर एग्जांपल 15-20 ब्रांचेस हैं, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो 15-20 क्लब्स नहीं बनेंगे? लेकिन उन 15-20 क्लब्स में जो लोग जाएंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, वो इस तरह के शलवार कमीज में नहीं होंगे,
आपको ये सारी लड़कियां जो हैं शलवार कमीज दुपट्टे में नजर आ रही हैं, 1960s चिंगारी। और ट्विस्ट वाज समथिंग जो कि बहुत पॉपुलर थी 60s 70s में। इंतहाई, आपका जो आर्टिकल था विजुअल प्लेजर का, उसमें ये भी मेंशन था कि बहुत रिलीजियस फैमिली के अंदर भी आपको ये नजर आता था कि जी लड़के लड़कियां इकट्ठा हुए हुए, क्योंकि बहन भाइयों ने पार्टी कर ली, अपने अपने दोस्तों को बुला लिया। सो बहन की फ्रेंड्स और भाई के फ्रेंड्स, विच मीन्स के काफी सारे लड़के लड़कियां पार्टी में इकट्ठा हो गए किसी के भी घर में इन 1960s एंड 70s। और वहां पे व्हेन पीपल डांस, वो डांस करते थे। आज का जो लाहौर है वहां पे आपको मॉडर्निटी नजर आ रही होगी ड्रेस में, राइट? लेकिन डू यू थिंक कि आपके मोहल्ले में या आपकी स्ट्रीट पे किसी के घर में भी इस तरह की डांस पार्टी हो सकती है जो आपको इसमें नजर आ रही है? आई No, हैव ma'am. सीन, आपने नहीं देखी ना? मैंने डांस पार्टीज देखी हैं लोगों के घरों में 70s के दौरान, और वो इंतहाई रिलीजियस होम्स में, जहाँ पे बेटे बेटियां जो थे, अगर उन्होंने अपने अपने दोस्तों को बुला लिया तो दे कुड टर्न म्यूजिक ऑन, कैसेट प्लेयर पे म्यूजिक चलता था, और वो जो बहन भाइयों के दोस्त थे दे कुड डांस टुगेदर और ट्विस्ट टुगेदर। उनमें से अगर 2-3 लोग भी डांस कर रहे होते थे तो बाकी जो थे वो शौक से देख सकते थे, राइट? पीपल कुड एंजॉय वॉचिंग पीपल डांस। आपने नहीं देखा हुआ, मैंने देखा हुआ है। आई हैव सीन दीज डांस सीन्स इंतहाई रिलीजियस घर के अंदर व्हेन आई वाज 10 year old। तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि जब आप चीजों को देखते हैं तो यू कैन टेल कि इस वक्त ड्रेस मॉडर्न हो गया है, लेकिन अभी भी किसी के घर में ये नहीं हो सकता कि अपने दोस्तों को बुला लो एंड एवरीबडी कैन डांस एंड हैव गुड टाइम। कोई क्लब्स नहीं है लाहौर में। पीपल थिंक कि दे आर मोर मॉडर्न देन देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। किस चीज में मॉडर्न है? ड्रेस में। बट दिस इज व्हाट लाहौर वाज लाइक इन 1960s। दिस इज व्हाट तो मैम लाहौर वाज। अगर ज़िया के टाइम में सब कुछ चेंज हुआ था तो उन्होंने क्या लोगों की सोचें भी बदल दी थी? ऑफ कोर्स, जब उसने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है, और फिर उसने Okay. कहा कि आपको देखें स्कूल्स में फोर्स किया कि आपकी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स थे, हेड मिस्ट्रेसेस थी, दे वर फोर्सिंग गर्ल्स फॉर इंस्टेंस दुपट्टा सर पे लें। ठीक है, तो आपको मैं ये बता रही हूँ कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आई एम टेलिंग यू कि आई ऑब्जर्व थिंग्स व्हेन आई वाज 10 year old। ठीक है, 40 years pass, I can add those old observations in my papers। ठीक है, मैं अपने पेपर में अपना पुराना ऑब्जर्वेशन तो डाल सकती हूँ ना कि what I watched when I was 10। और वो जो आपकी डिबेट है वो वहीं से क्रिएट होती है। ओके, तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि योर पेपर हैज रीजनेबली गुड आइडियाज, उनको प्रॉपर फॉर्म दें। इतने सारे लोगों ने, मेरा ख्याल है कि दुआ ने तो अपना पेपर खोल के पढ़ा था पावर पॉइंट के बजाय, कुछ और लोगों ने भी पेपर खोल के पढ़ा था। यू कुड सी कि पीपल हैव डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, उससे उनकी प्रेजेंटेशन और उनका काम इंक्रीज होता है। आई थिंक कि हाईएस्ट मार्क्स दैट आई हैव गिवन इन दिस कोर्स वो 19 out of 20 हैं। एंड somebody डेफिनेटली, आपकी क्लास में लोगों के 19 और 18 मार्क्स हैं आउट ऑफ 20, कम है। बट मैनी पीपल गॉट फॉर एग्जाम्पल ए, जिनका 17 एंड अबव इज ए। ठीक है, तो ए तो मैंने काफी लोगों को दिया क्लास में फॉर देयर मिड टर्म। तो आप इसमें वो चीजें एलिमेंट्स, इसमें अगर आप लोगों के नाम बताएंगे कि ये फॉर एग्जांपल ये लॉ को मेंशन कर सकती थी कि ये चीज 1980 के फिल्म रूल्स में लिखी हुई है, 1979 के मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस में लिखी हुई है। व्हेन यू स्टार्ट कोटिंग थिंग्स, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होगा। ठीक है, Okay. इस तरह जो मैंने एक लिस्ट नीचे दी हुई है पाकिस्तानी मूवीज की, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बनाई थी, तो मैं उसको मेंशन कर दूं कि ये मैंने इनके उस पे से उठाई है? जी जी, आप इसीलिए तो साइटेशन जो है वो साइटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप साइटेशन नहीं देंगी तो फिर यही लगेगा कि आप प्लेजराइज कर रही हैं। Okay, okay. फॉर इंस्टेंस, मैं आपको बड़ी एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ। मिसाल के तौर पे आपका जो अपना पेपर है, लेट मी टर्न द साउंड ऑफ, आपके अपने पेपर में, अगर आपके पेपर में मैं जाती हूँ, देखें आप
मैं ये एक लिस्ट यहाँ पे दी। ये आपने लिस्ट विकिपीडिया से उठाई थी, जागो हुआ सवेरा, करतार सिंह? ये ठीक जी, है। ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बनाई थी। हाँ, तो उस जर्नलिस्ट का नाम लिखे ना, उस जर्नलिस्ट का ठीक नाम है तो होगा कि ही इज सेइंग जी, दिस। है। तो आपको मैं यही कह रही हूँ कि लोगों के नाम दें, ताकि अगर आप नाम नहीं देंगी तो फिर इट वुड बी वेरी ठीक है क्लियर मैम, वो मैं मेंशन कर देती हूँ। प्लेजराइजिंग, आप पे प्लेजरिज्म का इल्जाम आएगा अगर आप लोगों के नाम नहीं बताएंगी। ओके आज की क्लास के स्टार्ट से आई एम कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग कि यू हैव टू गिव नेम्स ऑफ पीपल। इफ यू डोंट टेल कि ये बात किसने कही है, किसी और के आइडिया को आप ओन नहीं कर सकते ना। आप किसी और के आइडिया को बता तो सकते हैं, ओन नहीं कर सकते कि इट्स माय आइडिया, राइट? यस। आपको नाम बताना है। सेकेंडली, आप एकेडमिक काम कर रही हैं ना, यू आर अ स्टूडेंट, तो इट्स पार्ट ऑफ लर्निंग कि यू टेल नेम्स ऑफ पीपल। ठीक ओके है मैम। जी। एनीवन एल्स हु वांट्स टू प्रेजेंट? मैम मैम मोहम्मद अली। जी कर लें, फटाफट शेयर कर लें। ओके मैम। मैम स्क्रीन शो हो रही? जी शो हो रही है। मैम बेसिकली मैंने तो ना रेप और सेक्सुअलाइजेशन के बारे में बात करनी थी, और ओल्ड प्रीवियस टाइम के ना के सेंसर बोर्ड के लिहाज से। तो मेरा ना बेसिकली ये मानना है कि मीडिया का ना ऑडियंस पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है, कि मीडिया ऑडियंस को जिस तरफ मैनिपुलेट करेगी ऑडियंस हो जाती है। तो मैम ये सदफ अहमद ने अपने आर्टिकल में सेक्सुअलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्बॉडीमेंट में पाकिस्तान के ना बारे में ट्रूली रेप की रेजिस्टेंस को और इस इशू को ना उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये स्लोली पॉइजन की तरह है, कि ये इन मसलन के मेल को स्लोली पॉइजन करता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके बिहेवियर को इफेक्ट करता है, और उसको टोटली तौर पे ना चेंज कर देता है कि कोई राइट नहीं है किसी मेल को किस तरह औरत के साथ ज्यादती वगैरह करने का। और yeah, this will slowly change the main behavior in sexualization, aggression, substance abuse, for the violence in the opposition to the woman normalized provider. मैम आवाज आ रही है? आ रही है Hello? आवाज, आ रही है आपकी? जी जी आ रही है आवाज। In preference to blaming the oppressor and pushing, it's also gaslight the entire state of affair, making wrinkle the inside situation. The individual in charge also, therefore, encouraging the victim blaming behavior. The consideration and exhibition of sexual anomalously in filming commonly is a third world and significantly male-centric nation like Pakistan. Pakistan just further on adds to the knowledge of sex-based sexual consciousness in any structure may it be homegrown. It impels and induces the standardized as well as an immense impact in normalizing such conduct. The glorification of rape in movies has additional constantly served as issues to wrongly establish the idea of pushing wrong woman, or extra like the society concept of wrong woman. No one cultures do not rape a man to his fault, punish them for their guilty and sexually inappropriate behavior, but it does so with women. There is a clean line of discussing between the concept of honor and punishment for both the genders, mainly just primarily based on gender biases, practice. The article by Sadr Ahmed examined a total of 36 films, 15 of which show rape and 27 of the show scene of attempted rape, which quite a number like this being open for masses for viewership, no longer being restrained as per the censorship ordinance in Pakistan truly speaks plenty about the shortage of compatibility in women of training when they arrive to locating in problematic. These are scripts of films that difficult and base themselves on the idea of pretext for subsequent violence and vengeance against her sex. There is an exception where she talks about where rape is not inflicted on a woman but regardless of gender, instead on a transgender boy, which is also the reality of culture. She talks about the Shoaib Ahmed movie film Ball 2011.
मैम इस मूवी के लिहाज से थोड़ा मैं अपने तौर पे भी, अगर आप इजाज़त दें तो एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इसमें कुछ और चीज़ें थी जो मुझे गलत लगी थी। जी जी, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैम इसमें 3-4 किस्म के डायलॉग हैं जो इंतहाई तौर पे गलत हैं। जिस तरह मीडिया इंसान के हम आम तौर पे लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करता है, लोग मोस्टली आजकल मीडिया को देख के ना फॉलो करते हैं, जिस तरह रेप वगैरह दिखाना। इसी तरह ये जिस तरह एक मूवी में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप कह लें कि डायलॉग्स लिखा है, अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, या और भी 2-3 डायलॉग थे एंड पे वो जब वो साइन करते हैं पेपर पे चीफ जस्टिस साहब के, अगर मारना जुर्म है तो पैदा करना क्यों नहीं। तो इस तरह ये चीज भी मैम व्यूअरशिप पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मसलन के ना अफेक्ट करती के, और लोग इस चीज को मसलन कि किसी ने इस चीज को उठाया नहीं, इसको मसलन के सबने इस चीज की फेवर ही करी कि ये ठीक है ठीक है। इन्होंने इस मूवी में, हालांकि वो जो मौलवी साहब थे, जो वालिद साहब थे 5 बेटियों के, उनको इस तरह उन्होंने शो किया कि वो इतने इंतहाई जालिम किस्म के इंसान है। तो मीडिया को इस चीज़ के लिहाज से भी थोड़ा मेरी नज़र में कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरह ना रिप्रेजेंट करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जितने भी औरत के साथ ज्यादतियाँ वगैरह या औरत पे जुल्म है, ये बेसिकली अगर ये टीवी पे दिखाना कम हो जाएगा ना, तो इसकी मसलन के इस तरह के केसेस भी कम हो जाएंगे। जी As a mild as the usage of gender-based violence in styles of rape is considered, girls in movies are normally shown as the sufferer, racist guys are the attacker. Being normalized and shown for the several years now, it smiles in no news that one way or the other, this form of violence is sexualized and also visible as means to searching for satisfaction. This is how an incorrect idea. The reason of rape is also built and its small seen as an act of more appropriately as a crime of the satisfaction and delight, while in fact it smiles madly against the law of settlement at play. The flow of such scene commonly proceeds in a way that an extended prolonged session of resistance and pleasure is shown between the sufferer and the rapist intensify and deception and construct interest of the visitor inside the movie. So the panel also discussed Pakistani cinema has was not like this. There are also so many strong women character scripts in the industry. She also pointed out the reason for the change in reception of women in Pakistan films. That was proven after separation of Bangladesh from Pakistan 1971. There was a huge loss for filmmakers because there is no ground of losing sponsor and investors. So the famous article inferred that assault to Pakistani movie has leaked in the way of life that isn't only a force of fulfillment wrongdoing any longer, yet in addition utilized as a way to discuss her and her family. The entire thought of tying someone honor between their legs isn't right, and in a male-centric nation like Pakistan, it just promote and standardize and such conduct of getting somebody through misuse and advocating it, which isn't right at all levels. Ma'am, you show me. all right, thank you जी. Anyone wants to comment on the presentation? मोहम्मद अली, वैसे तो आपका कंटेंट ठीक है, जरा आप देखिए, आप अपने आर्टिकल के अंदर भी ना मुसलसल सदफ अहमद का जिक्र कर रहे हैं, Yes, ma'am. राइट? उसके अलावा एक तो जहां जहां आपने आर्टिकल के अंदर सदफ अहमद का नाम मेंशन किया, उसके साथ डेट और पेज नंबर अगर आप दे देंगे, खासतौर पे अगर आप कोट करेंगे तो फिर पेज नंबर आपको जरूर चाहिए। अगर आप डायरेक्ट कोट नहीं दे रहे होंगे तो फिर आप कम से कम ईयर तो लिखेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. वैसे तो सदफ अहमद का गालिबन एक ही आर्टिकल कोट किया हुआ, आपने दूसरा कोई आर्टिकल कोट नहीं किया हुआ, सो वी कैन नॉट गेट कंफ्यूज्ड कि आप कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि आपने इस पेपर को सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज तो नहीं करते ना, एपीए में लेफ्ट अलाइन करते हैं, ठीक है? और एक लास्ट चीज जो है वो ये है कि मैंने बड़ा इंसिस्ट किया था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फिल्म की का सीन जरूर डिस्कस करें। मैंने कहा था समरी कम से कम हो, चाहे 2-3 लाइनों से ज्यादा ना हो, 5-7 लाइनें मैक्सिमम,
बट आई केप्ट ऑन रिपीटिंग कि आप सीन जरूर मेंशन करें। तो आपने कोई स्पेसिफिक सीन मुझे बताएंगे जो आपकी इस डिस्कशन रेलेवेंट है? मैम ये एक लास्ट में सीन होता है ना जब वो उसे फांसी देने लगते हैं, उससे पहले कि वो जब कहते हैं कि मीडिया को बुला लें, वो अपनी स्टोरी बताना चाहती है, जी जी उसमें जब वो साइन करते हैं, वो जब उसका फांसी दे देते हैं लास्ट में, वो पता लग जाता है उसको, वो क्लिप देख लेता है उस औरत का, तो वो कहता है कि जैनब का कह लें आप, तो वो कहता है कि पैदा करना, अगर मारना जुर्म है तो पैदा करना क्यों नहीं। तो मेरी देखिए नजर जी जी देखिए, मारना जुर्म है तो पैदा करना क्यों नहीं, ठीक है, ये तो बहुत अजीब सा और कंट्रोवर्शियल कमेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर तो अगर आप डिबेट क्रिएट करेंगे फिल्म का डायलॉग लेकर, तो आपको जो पाकिस्तान का पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल, आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल 22 करोड़ है, और 22 करोड़ लोगों के क्या मसाइल हैं इस जो कि इस फिल्म में दिखा रहे हैं। उन 22 करोड़ में से एक फैमिली ही दिखाई ना इस फिल्म के अंदर, बिल्कुल मैम, ऐसी फैमिली जिसमें बेटियां बहुत ज्यादा हैं, ऐसी फैमिली जिसमें बेटियों को फ्रीडम नहीं मिलती, ऐसी फैमिली जहां पे ट्रांसजेंडर बच्चे को मार दिया जाता है, राइट। सो फिल्म जो है वो 22 करोड़ में से एक फैमिली को उठा के बनाई गई, राइट। उनके एजुकेशन का मसला, फिर वो जो मौलवी साहब हैं, अब कंट्रोवर्शियल इस वजह से भी है, मारना जुर्म है तो पैदा करना क्यों जुर्म नहीं, क्योंकि आप लोगों को उनकी रिलेशनशिप से तो नहीं रोक सकते। आप ज्यादा से ज्यादा सेफ सेक्स पे बात कर सकते हैं कि जी पैदा करना, अगर बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, राइट। तो आप उसको उन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक खासा कंट्रोवर्शियल कमेंट है कि जी पैदा पैदा करना क्यों जुर्म नहीं। ऊपर से जिस बंदे को ये बात कह रहे हैं वो गालमन, ही इज सपोज्ड टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जैनब का। और फिर देखे ना कि ये अजीबोगरीब सा सीन था कि उसको फांसी भी हो जाती है और वो साहब जो हैं वो टीवी ऑफ करके कमेंट दे रहे होते हैं। तो आई पर्सनली थिंक इट वाज अ वेरी वीक सीन इन द फिल्म। हालांकि फिल्म खासी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसका क्लोजिंग सीन इस तरह का जो था वो बहुत वीक था। वीक था क्योंकि उसका वो इंटेलेक्चुअली भी वीक है, उसको दिखाना, और फिर उसका फिल्म के प्रोटैगनिस्ट जो है या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से किसी को बचा पाना या ना बचा पाना, ये चीजें जो हैं वो अच्छी खासी कंट्रोवर्शियल हैं। तो बोल वाज अ गुड मूवी, बट द लास्ट सीन इज अपेरेंटली वेरी वीक, और उसका कोई लॉजिकल रीजन भी नहीं समझ आती कि इस किस्म का सीन ऐड करने की रीजन क्या थी। देखिए ना, माय नेम इज खान जो है वो अगर ओबामा को पे लास्ट सीन शूट कर रही है, तो फिर वो किसी वजह से कर रही है क्योंकि अमेरिका ने कहा था कि मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ठीक है। पाकिस्तानी फिल्म अगर लास्ट सीन में किसी को आपका सॉवरन दिखाने की कोशिश कर रही है, तो सॉवरन की उस सीन के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है? मेरा ख्याल है कि उसकी तो मतलब शायद मंसूर जो है वो सॉवरन की सिग्निफिकेंस प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाया। हालांकि बोल जो है वो ट्रांसजेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लास्ट सीन इट्स अ वीक सीन, इट्स अ वेरी वीक सीन अपनी फिल्म को। फिर उसके बाद खैर आखिर में तो उसने वो छोटी बच्ची और फिर जैनब के नाम से एक होटल या रेस्टोरेंट या कोई भी चीज बना दी, तो आपने उसकी डेथ के बाद उसको ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया ना, ब्रांडिंग कर दी। उसको आप बचा तो नहीं पाए, लेकिन उसके नाम से आप ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज द ब्रांड नाउ सेल्स। आखिरी स्पीच को ब्रांडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लिया, सो ब्रांडिंग वाज गुड फॉर द होल फैमिली एंड द होल फैमिली कुड सपोर्ट इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि जो बात मैंने कही उससे आप डिसएग्री कर सकते हैं, मेरे कमेंट से भी डिसएग्री कर सकते हैं कि जैनब के नाम की ब्रांडिंग हो गई एंड द फिल्म एंड्स के उसके बाद जो बाकी की औरतें बच जाती हैं, क्योंकि मौलवी साहब को तो वो औरतें ही मार देती हैं, राइट। ठीक है, एक डेथ का जवाब दूसरी डेथ से। फिल्म जो है ये क्या ये अप्रोप्रिएट था कि अगर मौलवी साहब ने ट्रांसजेंडर को मारा था तो बेटे को मारा था ट्रांसजेंडर को, राइट। तो उनकी बेटियां और बीवी जो हैं वो मौलवी साहब को उसी तरह से मार के बदला लेती। तो बेसिकली तो वो कानून अपने हाथ में ले रही हैं, और फिर जैनब की उसके ऊपर फांसी भी हो गई। तो यू कैन सी कि फिल्म के अंदर 2 मर्डर्स और 1 फांसी है, राइट। क्योंकि जैनब जो है वो कानून को अपने हाथ में ले रही है, राइट।
फिल्म जो है रेपिस्ट का कुछ नहीं करती, ट्रांसजेंडर के जो रेपिस्ट हैं फिल्म उनके साथ कुछ भी नहीं करती। यस मैम, उसको बिल्कुल इंसाफ के उन्हें पकड़ा भी नहीं जाते ना, हाँ उसके पकड़े बाप ने मैंने रोशनी डाली है। हाँ वो पकड़े भी नहीं जाते। तो देर आर मेनी अदर थिंग्स यू कैन थिंक अबाउट। तो मैं आपसे सिंपली ये कही थी कि जहाँ पे आपने आर्टिकल में सदफ का नाम मेंशन किया वहां पे साइटेशन होनी चाहिए थी, राइट। और फिर दूसरी बात जो है वो ये है, आपने आखिर में कहा कि मैं अपने तौर से कहना चाहता हूँ कि औरतों के जुल्म कम होने चाहिए, या औरतों के से रेलेवेंट जो है वो टीवी पे ड्रामे कम होने चाहिए जुल्म वाले, क्योंकि उससे आपको लगता है कि अब्यूज इंक्रीज होती है, राइट। तो अब वो ये वाली बात जो है, आप अखबार का आर्टिकल तो नहीं लिख रहे ना, यू आर नॉट राइटिंग अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, यू आर राइटिंग एन एकेडमिक आर्टिकल। अखबार के आर्टिकल में जो है वो जर्नलिस्ट उठा के लिख देता है कि जी, बगैर किसी सबूत के लिख देता है कि ये दिखाने से मुआशरे में बेरारवी बढ़ रही है या औरतों पे जुल्म इंक्रीज हो रहे हैं। जो एकेडमिक्स में, क्योंकि आप इस वक्त एकेडमिक बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ड्रामे दिखाने से, ड्रामों में औरतों पे जुल्म दिखाने से क्राइम औरतों के अगेंस्ट इंक्रीज होता है, तो फिर आपको इसके लिए फर्दर स्टडी करना पड़ेगा, एकेडमिक रिसर्च करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आप जो साइकोलॉजी वाले हैं वो तो ये करते हैं कि 10-20 लोगों को बिठा के एक एग्रेसिव या क्राइम शो दिखाते हैं, और उसके बाद उनको लगता है कि जब ये लोग वो फिल्म देख के, फॉर इंस्टेंस टॉम एंड जेरी को देख के उठे, और जेरी तो हर वक्त टॉम की कब्र बनाता रहता है, या उस पे गन चलाता है, या उस पे बॉम्ब ब्लास्ट करता रहता है, तो जिन लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा, बच्चों ने फॉर इंस्टेंस, वो टॉम एंड जेरी देखने के बाद बाहर निकले तो एक दूसरे से लड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, राइट। तो वो फिर आपका प्रूफ होता है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को एग्रेसिव फिल्म दिखाई, लोग फिल्म देखने के बाद एग्रेसिव थे। आप जो बात कर रहे थे वो बेसिकली आपने बात की थी रिकमेंडेशंस के स्टाइल में कि जी ये होना चाहिए। आप अपनी मुकम्मल जब स्टडी कर लेते हैं, चाहे वो आपने इंफॉर्मेशन नॉलेज से इकट्ठा की हो या बाकी लिटरेचर पढ़ के इकट्ठा की हो, क्योंकि मैंने तो आपसे सेकेंडरी रिसर्च का ही कहा है, मैंने कहा आप लोग जिस मौजू पे बात कर रहे होते हैं जस्ट ट्राई सीइंग कि और कौन इस तरह की बात कर रहा है। तो जो आपकी अपनी फिल्म जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो आपका प्राइमरी डेटा है, जो आप लिटरेचर लिख रहे हैं दूसरे लोगों की पढ़ी हुई लिखी हुई चीजें, वो आपका सेकेंडरी डेटा है। तो आपका प्राइमरी डेटा, आपका सेकेंडरी डेटा और आपकी ओपिनियन मिलके आपका रिसर्च पेपर या असाइनमेंट कंप्लीट करती है, राइट। आई सेड थ्री थिंग्स, प्राइमरी डेटा जो कि फिल्म इटसेल्फ जिसको आप देख रहे हैं, सेकेंडरी डेटा उसके बारे में लोगों ने क्या कहा, दूसरों के लिखे हुए आर्टिकल्स, दूसरों की कही हुई बातें, वो आपका सेकेंडरी डेटा है। प्राइमरी डेटा आपकी फिल्म है। नंबर 3, what you are thinking yourself about the situation. For instance, जैसे मैंने अभी कहा कि जैनब की डेथ के साथ ही जैनब became a brand, ठीक है, उसके नाम से चीजें बिकना शुरू हो गई, राइट। तो ये थोड़ा सा बुरा कमेंट था, जालिम कमेंट था कि उसकी फैमिली उसको तो नहीं बचा सकी, लेकिन उसके नाम से ब्रांडिंग शुरू कर दी, जो कि अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है साइमल्टेनियसली। और फिर ये कि फिल्म ने, आपने बेसिकली अपने आर्टिकल के अंदर साइटेशन सदफ अहमद के साथ डेट मेंशन करें, अगर पेज नंबर मालूम है तो पेज नंबर मेंशन करें। अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक द प्रेजेंटेशन इज फाइन, अपना आर्ग्यूमेंट फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। यस मैम, थैंक यू।